अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं मारिया नज़ीर। तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी अशरफ। बिल्कुल, और मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। आज मारिया ने सब कुछ खुद ही से डिसाइड कर लिया कि क्या करने वाले हैं। मारिया को इतनी बेसब्री थी कि चौधरी अशरफ को अनाउंस करना है हमने। अच्छा, हम सबसे पहले बात करने वाले आज हम पाकिस्तान लाइव में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे आज बहुत बड़ा दिन है, वर्ल्ड कप का फाइनली आगाज हो चुका है, पहला मैच जो कि अभी शुरू भी हो चुका है। उसके अलावा हमने बात करनी है कि वर्ल्ड कप है और पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट लवर्स हैं वहाँ मैचेस देखने के लिए जाना चाहते हैं, टिकट्स तो खरीद चुके हैं लेकिन उन्हें वीजे ही जारी नहीं किए गए। इस पर हमने डिटेल बात करनी है, मजीद अली बता रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा पाकिस्तान में कायम बैंकारी निज़ाम महफूज है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। जबकि महमूद मौलवी की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, किस मामले पर क्या इंकशाफात हैं उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ गैर कानूनी अफगानियों के लिए जो है इस वक्त 26 दिन बाकी रह चुके हैं। जो भी गैर मुकीम इस वक्त अफगानी पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने जो है 26 दिन का वक्त दे दिया गया है और इसके बाद उन्होंने अपने मुल्क जो है उनको वापस जाना होगा। तो सबसे पहले वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जिसका हमने जिक्र भी किया शुरू में कि वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैचेस का आगाज हो गया है। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। जी हाँ, इफ्तिताही मैच है और इफ्तिताही मैच से कबल आज वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसकी भी रनुमाई की गई है स्टेडियम में। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। बेन स्टोक्स इंजरी की वजह से मैच नहीं खेलेंगे। जोस बटलर जो कि इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया, जबकि न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं टॉम लिथम उन्होंने जीत के अज़्म का इजहार किया है और कहा है कि वो जीत के लिए पुरअज़्म है। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग इस वक्त जारी है। टीम जो कॉम्बिनेशन है उसकी भी हम बात करेंगे। इंग्लैंड वो टीम है जो कि लास्ट वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और उसका मैच हो रहा है न्यूजीलैंड जो कि पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप टीम थी। तो दोनों टीमें जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप का इख्तिताम किया था, तो अब वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ का जो मैच था इफ्तिताही मैच, वो इन दोनों टीमों के मैच से ही आगाज़ हो रहा है। इस वक्त अभी जो मैच की सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे, लम्हा ब लम्हा हर चीज़ आपको अपडेट रखेंगे। वर्ल्ड कप में भारत की हठधर्मी बरकरार रही है, वो किस तरह अली बता रहे हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप के लिए किसी भी पाकिस्तानी सहाफ़ी को वीज़ा जारी नहीं किया। 1975 के बाद पहला मौका है जो किसी सहाफ़ी को वीज़ा जारी नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के दौरान प्रेस गैलरी में कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं होगा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का पहला मैच जुमे को होने जा रहा है। इस मैच में भी कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद नहीं होगा। जिन पाकिस्तानियों ने टिकट्स ख़रीदे हैं उनका क्या होगा, ये एक अहम तरीन सवाल है। ये भारत की वो हठधर्मी है जिसका भारत भरपूर मुजाहरा कर रहा है। जी हाँ, भारत की खेल के मैदान में भी सियासत वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में स्टेडियम भरने की हिकमत अमली या इंतखाबी फ़ायदा उठाने का प्लान है। अहमदाबाद में बीजेपी की तरफ से 30 से 40 हज़ार ख़वातीन को मुफ्त टिकट बांटे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ख़वातीन को मुफ्त चाय और खाना भी फराहम किया जाएगा। भारतीय मीडिया की जानिब से कहना है कि मकामी ऑफिशियल्स टिकटों के साथ चाय और लंच के फ्री वाउचर्स भी दे रहे हैं। बीजेपी कारकुनों को व्हाट्सएप पर अपने लोगों में मुफ्त टिकट बांटने का पैगाम दिया गया है। ये भारतीय मीडिया जो है ये खबर दे रहा है। स्टेडियम में खवातीन और स्कूल के बच्चों को लाने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। टिकट सोल्ड आउट होने या ना होने पर भारतीय मीडिया ने सवालात उठा दिए। क्या वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच के टिकट्स फरोख्त नहीं हो सके? भारतीय मीडिया की जानिब से ये सवाल उठाया गया है। जी हाँ, एक जानिब सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए जा रहे और जो पाकिस्तानी शायकीन हैं जो जाकर मैच देखना चाहते हैं उनको वीज़े नहीं दिए जा रहे। और ये भी इत्तलात हैं कि आज का जो मैच हो रहा है उसमें स्टेडियम हाउसफुल नहीं है, बहुत सी सीटें खाली हैं और इसी स्टेडियम को भरने के लिए एक नई हिकमत अमली सामने आई है बीजेपी सरकार की, और वो ये कि ख़वातीन को अब मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा, मुफ्त चाय दी जाएगी, तो शायद लोग आ जाएं मैच देखने के लिए। नहायत पथेटिक हिकमत अमली ये नज़र आई है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं चौधरी अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, सबसे पहले तो बात, अभी तक आपको वीज़ा जारी नहीं हुआ, आप, हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि आप वहाँ जाते, हम आपसे हर चीज़ वहाँ पर जो स्टेडियम में हो रहा है लम्हा ब लम्हा अपडेट PNN के व्यूअर्स को भी देते। तो कितना ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ के सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और अभी तक कोई इम्कान है किसी को मिला हो वीज़ा? आयशा, एक तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक मीडिया के किसी बंदे को भी वीज़ा नहीं जारी किया गया। और ये मेरा, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 7वां वर्ल्ड कप है जिसमें मैंने जाकर कवरेज करनी है बराह रास्त। तो बड़े हम इंतज़ार में हैं। कल ही मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर से भी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी 2 रोज़ बाद वेट कर लें।
हमने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी लिखा है और आईसीसी को भी खत लिखा है कि वो भारतीय हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है उसको जारी करें, क्योंकि जब तक हाई कमीशन में हमारी एप्लीकेशन नहीं जाएगी हमें वीज़े नहीं जारी होंगे, क्योंकि ये एक टीसीएस के जरिए पीसीबी इज डूइंग नथिंग अपने सहाफियों के लिए कि पीसीबी को स्टैंड उठा लेता, आईसीसी को स्टैंड नहीं उठा रहा, इस पर इतने बेबस क्यों है दोनों? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर स्टांस लिया, वो पाकिस्तान अच्छा। क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी खत लिखा और बीसीसीआई को भी लिखा। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, क्योंकि माजी में आज तक जो हमें आईसीसी की एक्रेडिटेशन मिलती रही है ना, वो आईसीसी के जो लेटर पैड पे वहाँ पर मिलती रही। ये पहला मौका है कि हमें भारत की जानब से आईसीसी की एक्रेडिटेशन का जो इनविटेशन लेटर है वो भारतीय बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड की जानब से आया है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, जब आईसीसी का कोई इवेंट हो और हमें इनविटेशन जो है जो एक्रेडिटेशन का वो आए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से, ये बड़ा हैरानकुन है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर 1 से 2 रोज में हमें वीज़े मिल जाते हैं। हाँ, क्या रीजन क्या बताते हैं वीजा डिले होने की? जी, उनके वजारत दाखिला वजारत खारजा है ना, उनकी जानब से कोई क्लियरेंस नहीं है। आप अपने मुल्क में सेफ नहीं है, आप अपने मुल्क में सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात करोगे, जो आपका अपना आप देखें, जैसे आपने अभी बताया 1,30,000 कैपेसिटी वाला ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो यहाँ पर आपके टिकट्स नहीं बिके और कल भी लोग यहाँ पर आके बातें कर रहे थे कि हमें टिकट्स तो नहीं मिले, क्यों नहीं आपने टिकट बेचे? इसका मतलब आपको खदशात है और इन्हीं खदशात की बिना पर कोई भी मेगा इवेंट होता है तो उससे पहले उसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी जाती है, वहाँ पर सारी चीज़ें वो डिले कर दी गई। वो आपको पता है वो सारी तो चीज़ें आईसीसी को नजर नहीं आता कि इतना आपका हर एक की नजरें इस टूर्नामेंट पर हैं और हर दिल अजीज कह लें तो गलत नहीं होगा, और इस तरह के इवेंट्स को भारतीय हटदर्मी की वजह से उसको खराब किया जा रहा है। इतनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी जिस पर सबकी नजरें होती हैं वो नहीं की गई है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मैचेस होंगे स्टेबल और ये पूरा टूर्नामेंट अच्छे से कर लेगा भारत? लग नहीं रहा। आयशा, देखिए पाकिस्तान और भारत के मैच की तमाम टिकटें सोल्ड आउट हैं। वो वाहिद मैच है जिसकी वो वाहिद मैच है जिसकी तमाम टिकटें सोल्ड आउट है। वो तो अच्छा मेरी बात सुने, सोल्ड आउट हैं, वीजे ही नहीं मिल रहे, टिकट के पैसे जाया। देखिए वो तो उनके अपने शायकीन होंगे ना, और जब उनके अपने शायकीन होंगे वहाँ पर फिर पाकिस्तान का परफॉर्म करना कि एक तरह से सारी जो भारत की आवाज़ उठेगी स्टेडियम में, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नर्वस होंगे ना, वहाँ प्रेशर तो होगा ना पाकिस्तान पे, तो कोशिश तो ये की जा रही। मैं आपकी बात से ना मुझे लगता है कि वहाँ जो हमारे प्लेयर्स को प्यार मिला है, तो जैसे आपने वो वीडियोस भी देखी देखिए ग्राउंड के बाहर आपको प्यार कुछ और मिलेगा। आप के प्लेयर हैं चौधरी साहब, इतने बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, उनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। आयशा, नहीं फर्क पड़ता है, आपको अंदाजा नहीं है, आप किसी प्लेयर से बात करें। अच्छा चौधरी साहब, आज के मैच पे तो ये इसका प्रेशर होता है, आवाम का प्रेशर होता है। चौधरी साहब, आज के मैच पे आ जाएं, बड़ा हम मैच, ये वो दो टीमें जिन्होंने पिछला वर्ल्ड कप क्लोज किया था, क्या खूबसूरत कि वही दो टीमें जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो ओपन कर रही हैं। दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन कैसा है? ओवरऑल टीम बैलेंस है? टीमें बैलेंस है, लेकिन अफसोस है कि दोनों के मेन प्लेयर जो बेन स्टोक है और केन विलियमसन है, जो दोनों कैप्टन थे 2019 की वो जो ट्रॉफी जीती इंग्लैंड ने, बेन स्टोक की क़यादत में जीती, और न्यूजीलैंड की जानब से केन विलियमसन उसके कैप्टन थे। दोनों बड़े खिलाड़ी आज नहीं है, इंजरी मसाइल यहाँ पर दोनों टीमों का फेस कर रहे हैं, दोनों टीमें फेस कर रही हैं। हर टीम फेस कर रही है, नहीं? दोनों टीमों तो बड़ी पे, हम टूर्नामेंट में जाके तो नहीं है। केन विलियमसन यहीं पे आईपीएल खेलते हुए इंजर्ड हुए थे और मुसलसल अभी रीहैब उनका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो दोनों वार्म अप मैचेस हुए हैं उनमें उन्होंने 50+ रन्स किए, यानी कि वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनकी कोच या उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उसकी कोई ऐसी हिकमत अमली है कि आने वाले जो मैचेस हैं उनके हवाले से केन विलियमसन को संभाल के रखा जाए और उसमें इस्तेमाल किया जाए, जैसे कोई प्रेशर वाला मैच ना हो तो उसमें, ताकि ये अपने प्लेयर्स को सेव करें, अपने प्लेयर्स को सेव करें कि जो प्रेशर वाला, मसलन अगर उनका मैच बांग्लादेश के साथ आता है, नीदरलैंड के साथ मैच आता है न्यूजीलैंड का, या किसी और टीम के साथ, हल्की टीम के साथ आता है, श्रीलंका के साथ आता है, तो फिर वो उस प्लेयर्स को अपने को बीच में शामिल करेंगे। कल जो हमारे जो कप्तान है सारी टीमों के, उनके एजाज में जो कैप्टन उन्होंने कैप्टन डे उसकी तकरीब रखी थी, उस पर कमेंट कीजिएगा। वो आपको लगता है कि एक ऑल्टरनेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता इफ्तिताही तकरीब का? डेफिनेटली इफ्तिताही तकरीब इज समथिंग एल्स।
देखिए आईसीसी हमेशा जब भी ये ऐसे इवेंट होते हैं ना तो वो 2 रोज़ 3 रोज़ पहले ऐसे इवेंट करता है जहाँ पर तमाम टीमें, क्योंकि हमारे भारत में टूर्नामेंट 10 मुख्तलिफ मकामात पर 10 मुख्तलिफ स्टेशन पर हो रहा है, तो जिसकी वजह से अब कलकत्ता और बेंगलोर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कलकत्ता चेन्नई का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो उनको जो डिफरेंस है ना 35-35 घंटे का ट्रेन का सफ़र है अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, क्योंकि लेकिन कल बाबर तो प्राइवेट जेट में गए, वो तो प्राइवेट जेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अच्छा, मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरती से जवाब दिए है कि वाकई उनका काम भी नहीं है ये, और बाबर की हंसी ये वो मेरा ख्याल है उनकी हंसी थी, उसके पीछे एक मतलब था कि अगर बाबर से भी यही सवाल किया जाता तो मेरा ख्याल है बाबर भी यही जवाब देते कि भाई मेरा काम नहीं है कि आप मेरे से मेरी टीम की बात करें। आशा, ये एक नैरेटिव कायम किया जा रहा है कि भारत की जानिब से अब भारतीय साफ़ी इस पर आपको सोशल मीडिया पर भी नज़र आएंगे, वो कहेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी होती नहीं आईसीसी इवेंट में। ये भी एक बहुत बड़ा किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि ओपनिंग होती नहीं, लेकिन हमने तो आज तक जितने इवेंट कवर किए हैं, जो इफ्तिताही मैच होता है उससे पहले कुछ आतिशबाजी, कुछ लाइटिंग वगैरह, कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर होता है, हमने खुद देखा हुआ है। लेकिन आप ये ना कहें कि होती नहीं है, आप अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए ये करें। आप जैसा भारतीय सहाफ़ी ने अपने कप्तान को सवाल कर दिया, उससे पहले उनके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के मुंह के अंदाज देखे थे, उन्होंने कितने एक अंदाज बदले, ठीक है, वो पहले ही अंडर प्रेशर, ऊपर से ये बाउंसर आ गया सवाल का, तो उस पर फिर उनको बचना मुश्किल हो गया और उन्होंने फिर ऐसा ही जवाब दिया कि ये क्या सवाल है। अच्छा, जब कप्तानों की बात हो रही तो बाबर आजम ने कल भारतीय पिच के हवाले से कहा था और इस पर जिक्र किया तो कहा था कि बॉलर्स के लिए काफ़ी ये चैलेंजिंग होगा, तो किस तरह चैलेंजिंग होगा ये बॉलर्स के लिए? देखिए, जो आपने वार्म अप मैचेस देखे उसमें एक मैच में 700 रन बन रहे हैं, तो जब 700 रन बन रहे हैं तो किसको पड़ रहे हैं? ये सारी मार तो बॉलर्स को पड़ रही है, तो बॉलर्स के लिए ये वाकई टूर्नामेंट बड़ा चैलेंज होगा कि यहाँ पर वो हरीफ टीमों को किस तरह जल्द से जल्द आउट करेंगे। उनका आउट करना, रन्स रोकना, ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आईपीएल ने यहाँ पर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। वन साइडेड मैचेस नहीं हो जाएंगे जब आप देखें बॉलर्स को इतनी मार पड़ेगी, और आपको पता है बॉलर्स जो आके मार कुटाई करते हैं वो जरा एक मोमेंटम बिल्ड होता है, शायकीन यही देखने आते हैं, चौके छक्के तो चलो, लेकिन 700 रन और फट्टा पिचेस टाइप कहें तो गलत नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि वन साइडेड मैचेस हो जाएंगे, उस तरह से मजा नहीं आएगा? अगर थोड़ी बैलेंस्ड पिचेस होती तो और बात होती। देखिए जी, भारत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जो उसकी ग्राउंड में जब टीमें हरीफ आती हैं तो वो बैटिंग और फटा विकेटें बनाता है। वो इसलिए बनाता है ताकि उसके जो बल्लेबाज हैं जिनको वो दुनिया पूछती है या भारतीय पूछते हैं, तो वो समझें कि वो नाकाम ना हो, क्योंकि दुनिया की जब खतरनाक बॉलिंग आएगी, मिचेल स्टार्क आएगा, शाहीन अफरीदी आएगा, और नसीम शाह तो अब है नहीं, बदकिस्मती है, दूसरे जब हमारे जो फास्ट बॉलर आएंगे तो वो उनसे डरते हैं कि कहीं उनके जो खला में बुत बनाए हुए हैं ना इन लोगों ने, उनके विराट कोहली, रोहित शर्मा और नीचे पंडित, और ये वो सारी चीज़ें उनसे डरते हैं और फिर वो जाकर कोशिश करते हैं कि हमें हमारे प्लेयर्स को बैटिंग विकेटें मिले। अच्छा, और इसकी एक वजह और भी बात तो दाद देनी पड़ेगी, एक वजह और मैं बताऊंगा कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले PSL इन्होंने IPL करवाया, IPL में भी 400 रन बने हैं। देखिए, T20 में 40 ओवर और 400 रन बन गए। अच्छा, वो यहाँ भी हमारे जो रावलपिंडी के मैचेस थे उनमें भी 350 रन बनते रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है बैलेंस चीजें होनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो लगता है शाहीन अफरीदी से डर कर इन्होंने ये काम कर दिया। लगता तो ऐसे ही है कि शाहीन अफरीदी से ये मुकम्मल तौर पर भारतीय बल्लेबाज खुद डरे हुए हैं, भी याद है ना, they cannot play लेकिन आप भी शाहीन अफरीदी इन विकेटों पर भी विकेटें ले सकता है। हाँ। चाहे आप जितनी मर्जी फटा विकेट बना दें, जितनी मर्जी स्ट्रेट फ्लैट विकेट बना दें, शाहीन अफरीदी के पास इतना गुर है, क्योंकि वो यॉर्कर जो करता है ना, देखें यॉर्कर तो आप नहीं विकेट को कर सकते, अब यॉर्कर तो आपने प्लेयर्स ने रोकना है और उसकी स्पीड में। आप देखें, अल्लाह ना करे कि अगर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ पे हम इतना डिपेंड करते हैं, उसके बाद जैसे नसीम शाह इंजर्ड हुए, हमारे पास उनका ऑल्टरनेट नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता है वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेट, तो ये भी हमारा ये चीज़ें लैक करती हैं अपनी जगह पर। आयशा, जैसे कप्तान ने कहा ना कि ये बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है, कि बल्लेबाजों के लिए नहीं, क्योंकि उनको पता है फ्लैट विकेट है और हमने इस पर जाके बॉल सीधा आना है। हाँ,
जब बॉल एक साइड, बॉल की एक साइड जो है ना उसकी शाइन खत्म होगी ना, फिर बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलना होगा। क्योंकि ये वनडे का जो वर्ल्ड कप है ना, आपको एक और बात बता दूं, अच्छा, वनडे क्रिकेट में दोनों साइड से नया बॉल इस्तेमाल होता है। माजी में जब वसीम अकरम वगैरह, इमरान खान वगैरह खेलते थे ना, तो उस वक्त एक ही बॉल पूरे मैच में इस्तेमाल होता था। अब यानी कि एक 25 ओवर में आप कितना बॉल को रफ कर लोगे कि आपको रिवर्स स्विंग मिलना शुरू हो। तो हमारे बॉलर्स के पास तो एक ये हथियार है ना, बहुत स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखा जाए कि अब दीगर आज के मैच में आज के मैच में मैं तो इंग्लैंड को फेवरेट करा दूं। आप इंग्लैंड को मारिए, आप बताएं, आप हंस रही हैं, मुझे बताएं आप किस टीम को मैं भी सपोर्ट इंग्लैंड को ही सपोर्ट करूंगी। अच्छा, ये आपकी हंसी थोड़ी मानी खेज लग रही है मुझे। चले इंग्लैंड को सपोर्ट करिए, आप बताएं आप किसको सपोर्ट करें? मेरा ख्याल है इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों इंग्लैंड के साइड होंगे, तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगी। तो देखते हैं पूरा दिन जो मैच होगा वो भी हम आपको बताएंगे और बाकी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। अभी के लिए चौधरी अशरफ का बहुत शुक्रिया और मजीद बहुत सी खबरें हमने शामिल करी हैं। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात का हमने जिक्र करना है। 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार कौन है, किसकी हिदायत पर हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया था, हसास तनसीबात पर हमले का मकसद क्या था, वर्कर्स के जहन साजी किस तरह से की गई थी। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार की कुछ तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई, बहुत अहम इंकशाफात किए उन्होंने और कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सदारत की थी। ये उस्मान डार के तहलका खेज इंकशाफात हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हमें हिदायत दी गई थी। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने खुद दी थी। ये वो तहलका खेज इंकशाफात है उस्मान डार के लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती को रोकने के लिए किया गया था। 9 मई वाक़यात का मकसद फौज पर दबाव डालना था और आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया और मजीद उन्होंने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की, उनके ब्रेन वॉश किए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ उसी जहन साजी का ये नतीजा था। तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। उस्मान डार ने सियासत छोड़ने का ही ऐलान कर दिया है। तहलका खेज इंकशाफात की और कहा है कि सारी मास्टर प्लानिंग जमान पार्क में हुई थी। तो इतने तहलका खेज इंकशाफात के बाद सियासत ही छोड़ देना, बिल्कुल ये सिलसिला हम पहले भी देखते हैं चलता आ रहा है और अब ये उनकी इस बयान के बाद ख़ास तौर पे जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। उनकी वालिदा भी सामने आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें वो भी खुलकर बयान कर रही हैं। लेकिन अब पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी हमें अब कह लें क्रिटिकल सी एक सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसकी मुजम्मत कर रही है, तरदीद कर रही है और बहुत सारी बातें इसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। उस्मान डार हैं जो कितने अरसे तक सबसे बड़ी बात है कि सबसे करीबी साथी का इसका बयान आना बड़ी अहमियत रखता है। बिल्कुल, इस हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बल्कि हम आम नाज़रीन को बताते हैं कि पीटीआई के जो साबिक एमएनए हैं महमूद मौलवी, उन्होंने भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सानेहा 9 मई की मनसूबाबंदी ऐवान सदर में हुई। महमूद मौलवी ने कहा कि 9 मई वाक़यात से पहले मीटिंग में वो मौजूद थे और ऐवान सदर में होने वाली मीटिंग में GHQ के अंदर जाने का फ़ैसला किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मीटिंग में शाह महमूद, अली जैदी और दीगर लोग भी मौजूद थे। ये तमाम तर वो अहम इंकशाफात हैं जो उनकी जानिब से किए गए हैं और डेफिनेटली एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। और इस वक्त इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तर जगहों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि ये क्या मामला है और इस हवाले से उनका जो डिटेल्ड मौक़िफ़ है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक और बयान है जो कि महमूद मौलवी साहब की जानिब से आया है कि जो सारी जो 9 मई की जो सारी प्लानिंग है वो कहाँ पर होती रही है। अब ये देखना है कि कितना ये ऑथेंटिसिटी है इस बयान के अंदर और साथ ही साथ मेरा ख्याल है कि ये इतने अहम बयानात हैं, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि एक इदारा जो अवामी नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं और उन इदारों में, उन ऑफिस में इस तरह की प्लानिंग होना और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग इस्तेमाल होना और ये जमान पार्क की बातें तो बहुत सी हो रही थी। आपको याद होगा जब जमान पार्क के पर ऑपरेशंस होते थे, वहाँ सामने से पेट्रोल बम फेंके जाते थे, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थी। लेकिन अब अपने ही जो लीडर्स हैं, इनके जो रहनुमा थे, करीबी लोग, उनके बयानात सामने आना, तो मेरा ख्याल है अभी वो सब और अभी तो ये महमूद मौलवी साहब का बड़ा एक
मुख्तसर सा कह लें आप बयान सामने आया और उसको लेकर इस वक्त डिस्कशन चल रही है। डेफिनेटली एक संगीन नौयत का मामला है और उसको डिटेल उसकी जाननी बहुत ज़रूरी है। उस मामले को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो इस पर आके अपना असूली मौक़िफ़ देते हैं? हम भी बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको शामिल करें गुफ्तगू के अंदर और हम उनसे बराह रास्त पूछें, लाइव पूछें, नाज़रीन को बताएं कि असल में क्या मामला था। तो तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो उनकी ज़ुबानी सामने आने बेहद ज़रूरी हैं। उससे पहले तमाम तर मफरूज़े हैं। हमारी आप बताइए कि वो बयान क्या था? ऐसा ही उनकी जानिब से ये कहा गया था कि पीटीआई के साबिक एमएनए महमूद मौलवी ने ये नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोला था और सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी ईवान सदर में हुई है। ये उनकी जानिब से कहा गया। 9 मई वही वाक़या है जिसके अंदर हमने देखा कि मुल्क की अमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया और फौजी तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 9 मई वाक़यात से पहले मीटिंग में मौजूद था। ये महमूद मौलवी ने कहा है ईवान सदर में होने वाली मीटिंग में GHQ के अंदर जाने का फैसला हुआ था। इस मीटिंग में शाह महमूद, अली जैदी और दीगर लोग मौजूद थे। तो इस वक्त जो नाम सामने आ रहे हैं लाजमी है कि इनसे भी तहकीकात होनी चाहिए, जिसमें अली जैदी हैं, शाह महमूद हैं और दीगर जिन लोगों का तस्करा किया जा रहा है। क्योंकि 9 मई ये वो वाक़या है जो कि पाकिस्तानी तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर जो है याद किया जाएगा। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी का नाम बहुत से केसेस में है। वो चेयरमैन PTI के करीबी साथी थे और चेयरमैन PTI के बाद जो इमीडिएट ओहदा था वो उन्हीं के पास था, सीनियर तरीन वो थे। और आपको याद होगा साइफर केस में भी उनका नाम है। बिल्कुल, साइफर केस में भी वो तो उनका नाम बहुत अहम है और मज़ीद भी बहुत से नाम आगे आने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि लेकिन सियासत छोड़ देना और बहुत सीनियर रहनुमाओं का सियासत छोड़ देना, मेरा ख्याल है इस पर हम बात करेंगे और उनका भी पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे कि आपकी इतने साल भर की स्ट्रगल होती है और सियासत कि सियासतदान इतना अपना एक टाइम पीरियड जो है वो स्पेंड करने के बाद अचानक जो है पहले मंजर से गायब हो जाते हैं, उसके बाद जब वो आते हैं तो वो सियासत छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंटली एक चीज़ तो ये है कि अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली इस मामले की बात करें जो आपने नाज़रीन को एक्सप्लेन किया है, उसमें शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी उनका मौक़िफ़ या उनसे इन्वेस्टिगेशन होना इस मामले के हवाले से वो लाजिम है, क्योंकि ये तो इनका मौक़िफ़ है और ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात में मौजूद थे और ये लोग भी मुलाकात में थे। तो उनसे पूछा जाए कि आप अगर इस मुलाकात में थे तो इस मुलाकात में क्या हुआ। डेफिनेटली अगर तो कुछ गलत किया गया तो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और उसके ऊपर हिकमत अमली तैयार करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किस तरह से फैसले करनी चाहिए। अगर तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होती, अगर ईवान सदर में ये बात हुई है तो क्या सदर भी वहाँ पे मौजूद थे? एक ये क्वेश्चन भी फिर आपको याद होगा ईवान सदर में 2 अहम शख्सियात से मुलाकात भी होती है, ईवान सदर की और सदर मुमलिकत की ईवान सदर के अंदर, और उसके बाद वो तारीख देते हैं, एक ट्वीट करते हैं, इलेक्शन की तारीख की बात करते हैं। एक और बहुत अहम मामला है जिस पर हमने बात करनी है और क्रिकेट तो साथ साथ चली रही है, वो भी आपको बताएंगे मैच की क्या सूरत हाल है। अभी पाकिस्तान लाइव में हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। तो 26 दिन रह गए हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 26 दिन बाकी हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल, वो डेडलाइन जो दी गई है उसमें अब 26 दिन बाकी रह चुके हैं और इस हवाले से उसके बाद मुल्क बदरी का फैसला कर लिया गया था कि अगर 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, लीगली तौर पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से अफ़गान बाशिंदों को निकाल दिया जाएगा और उनको मोहलत दी गई है कि इस दौरान अपनी जायदादें वो बेच सकते हैं। जो कोई कारोबार अगर वो कर रहे हैं तो उसका फ़ैसला कर सकते हैं, बंद करना है, नहीं करना या क्या करना है उसका। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसके बाद उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में अब 26 रोज़ बाकी हैं और इस हवाले से बहुत सारी अब डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ऑपरेशंस का भी आगाज़ कुछ जगह पर कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी आज आगाज़ किया गया, बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। इससे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने भी बताया कि कराची में भी बहुत सारी गिरफ्तारियां इस हवाले से अमल में आ चुकी हैं और पुरअमन तरीके से पीसफुली पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप इस मुल्क को छोड़ के जा सकते हैं। आपके पास ये डेडलाइन का जो वक्त है वो दिया गया है आपको। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन नहीं, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान ने लाखों मुहाजिरीन की खुले दिल से बरसों मेज़बानी भी की है। पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या कहा दिखाते हैं आपको।
आपको इस हवाले से दिखाएंगे उनका क्या मौक़िफ़ था, उन्होंने क्या इस हवाले से डिटेल ये चीज़ बताई है। लेकिन ये क्लियरली कहा गया है कि हम इलीगल जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सिर्फ उनके ख़िलाफ़ है, हम अफ़गान पनाह गुज़ीरों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो यहाँ पर इलीगली तौर पर गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पर मुकीम है अफ़गान महाजरीन, उनके ख़िलाफ़ हम ये बात कर रहे हैं कि उनको हमने ये मोहलत दी है कि वो अब ये 26 दिन का जो टाइम बाकी रह चुका है, इस दौरान उनको वापस अपने वतन जाना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और इस इंपॉर्टेंट मामले के अंदर डिटेल जो अब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान है वो भी सामने आ चुका है और ये क्लियर कर दिया गया है कि आपके ख़िलाफ़ नहीं है, हमने मेहमान नवाजी की और खुले दिल से हमने की, हमने आपको बहुत यहाँ पर वक्त दिया, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं पेश आने दिया, लेकिन अब इट्स टाइम अप, यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। और उसके लिए क्लियर एक डेडलाइन सामने आ गई। यकीनन एक चीज़ की हद होती है और अब जो है 26 दिन का वक्त रह चुके, अगर उसमें कुछ का उसके बाद भी अगर अफगानी यहाँ पे रहते हैं तो एक्शन होगा और उसका एक्शन जो है अभी होना स्टार्ट हो भी चुके हैं। सिंध में हमने देखा, फिर अब आपने अभी इस्लामाबाद का जिक्र किया। इसके अलावा अफगान गवर्नमेंट की जानिब से भी रिएक्शन सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो बाशिंदों के खिलाफ, हमारे बाशिंदों के खिलाफ जो पॉलिसी का जो ऐलान किया और 26 दिन की जो आप भी बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ी नज़रसानी करें, यानी थोड़ा हाथ हल्का रखें, जो लोग आप यहाँ भेजेंगे उनको हम कहाँ भेजेंगे, यानी उनके पास भी कोई प्लान नहीं है और वो एक तरह से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप थोड़ी अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। लेकिन कब तक, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक अरसे से मेज़बानी कर रहा है, आगे कब तक मजीद करता रहेगा? हमारे अपने कुछ मसाइल हैं। आयशा, अगर तो सिर्फ वो ये कहते ना कि आप नज़रसानी करें तो ये बात इतनी काबिल एतराज़ नहीं थी कि उन्होंने एक अपील की आपसे, एक रिक्वेस्ट की आपसे कि आप इस पर नज़रसानी कर लें। लेकिन क्लियरली ये जो बात की गई है, ये कह लें गुस्से का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कहा गया है कि ये फ़ैसला नाकाबिल कबूल है, यानी कि हम इस फैसले को आपके एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते और उस पर नज़रसानी करें अपने इस फैसले के ऊपर। अच्छा, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब नाकाबिले कबूल फैसला है, जो आपके अपने बाशिंदे हैं, आपके अपने सिटीजन्स हैं, अगर हम उनको वापस भेज रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? यू डोंट हैव अ प्लेस फॉर देम। और मतलब बहुत से सवालात उठते हैं और ये वही लोग हैं जो यहाँ पर सालों से मुकीम है गैर कानूनी तौर पर। बहुत से सवालात उठते हैं कि आप इतने अरसे से जब यहाँ पर रह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बहुत देर कर दी है। अभी जब पूरी प्रॉपर्टी सेट हो चुकी हैं, पूरे बिजनेसेस सेट हो चुके हैं, यहाँ पर उनके फैमिलीज हैं, तो यकीनन इंसानियों को वजह भी ये ना कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जो देर नहीं हुई, एक सेपरेट बहस है, लेकिन वी हैव द राइट टू आस्क देम टू गो बैक। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, इसी अहम मामले के ऊपर माहिर सलामती अमूर है, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये तमाम तरह मामला आपके सामने है, 26 दिन का अल्टीमेटम बाकी रह चुका है। अफ़गान महाजरीन जो यहाँ पर इलीगली तौर पर रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनको 26 रोज़ के अंदर वापस जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे में तालिबान हुकूमत का एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि ये जो फैसला किया गया है ये नाकाबिल कबूल फैसला है, इस पर आप नज़रसानी करें। अब हमने इतने साल मेज़बानी की, हमने इतना अच्छा यहाँ पर मेहमान नवाजी की और अब हमें नज़रसानी का मशवरा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन देखें, ये इसमें ऑब्वियसली लाखों अफगानियों की जानों और मुस्तकबिल का सवाल है। तो देखिए, इसके 3 पहलू हैं। ऑब्वियसली एक इसमें इंसानी पहलू भी है, कानूनी पहलू है और एक सफारती और एक सलामती का पहलू है। लेकिन जिस तरह आपने कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो सलामती के सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने दरपेश है, वो टेररिज्म का जो एक तरह से उसने दोबारा से सर उठाया है। और ये बहुत अफसोसनाक हकीकत है कि अक्सर लोग जो उसमें मुलव्वस हैं, उनका ताल्लुक या तो वो अफगानिस्तान से आके हमले कर रहे हैं या बजाते खुद अफगानी शहरी हैं। तो पहला मामला तो ये है। तो जब पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत अफगान हुकाम और हुकूमत से ये कहती है कि न सिर्फ ये कि वो अपनी सरजमीन को इंश्योर करें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बल्कि अफगान शहरियों की भी जिम्मेदारी लें कि भाई वो अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान के कवाबित और जवाबित और जो कवानीन हैं उनका एहतराम करें। तो बुनियादी तौर पे हम कोई अफगानिस्तान के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। ये पॉलिसी मैं समझता हूँ बहुत पहले बन जानी चाहिए थी और वो हम खुद अपने दाखिली सलामती और कौमी सलामती के अहम तरीन तकाज़े जो कि दुनिया की कोई भी जिम्मेदार रियासत बनाती है उसके मुताबिक ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गैर कानूनी शहरी हैं उनको हमने 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि भाई या तो आप रजिस्टर हो जाएं या आप चले जाएं अपने मुल्क वापस। तो उसमें ऐसा क्या मसला है? दूसरी बात ये तवक्को और ये पॉलिसी दुनिया के जो आलमी कवानीन हैं, फैटिफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऐन मुताबिक है। तो जहाँ तक कि अफगान हुकूमत की बात है कि उनको इस पे तशवीश है या इससे वो अग्री नहीं करते, मतलब ऑब्वियसली ये एक गैर संजीदा बयान है। और मैं बल्कि आपके तवस्सुत से अफगान हुकूमत और हुकाम से ये
अपील करता हूं कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और जो उनके शहरी हैं अगर उनके पास या वो रजिस्टर होना नहीं चाहते या रजिस्टर है नहीं तो ऑब्वियसली वो अफगान शहरी हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाना उनकी कानूनी सफारती और इखलाकी जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं वाज़ेह करना ये चाहता हूँ कि अगर वो वापस जाते हैं अपने मुल्क में तो जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे कैंप्स बनाए जा रहे हैं बॉर्डर्स के करीब। अगर ये लोग पाकिस्तान दोबारा आना भी चाहते हैं तो वो प्रॉपर वीजा प्रोसेस से गुजर के आए कि जनाब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास तमाम प्रोसेस होना चाहिए, वीजा के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कानूनी तरीके से आप पाकिस्तान में कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आए, आप लीगली पाकिस्तान में आए। मोहम्मद अली, आपने मोदी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट रेज किया और वो आपने किया दहशतगर्दी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से। हमने मुल्क छोड़ने के लिए मोहलत दे दी है, पुरअमन तरीके से पाकिस्तान ये कह रहा है अफगान बाशिंदों को कि आप वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं इस तारीख तक, लेकिन दूसरी जानिब चमन बॉर्डर पर क्रॉसिंग पर अफगान एहलकार ने एक बिला इश्तियाल फायरिंग की, 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गए। हम चाह रहे हैं पीस हो, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत अपने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ निशानदेही की ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। कल वज़ीर दाखिला ने भी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड से इसकी मजम्मत की थी और ये यकीनन एक और सबूत प्रोवाइड करता है कि देखें 2 साल हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को मारते वजूद में आए हुए काबुल में। उनको अगर वो चाहते हैं कि न सिर्फ ये कि दुनिया के साथ एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव करें और बैनुल-अक़वामी बरादरी का पार्ट बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके जो तमाम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, कानूनी तकाज़े हैं, वो पूरे करें। अपने जो एहलकार हैं, सिपाही हैं, उनके बिहेवियर की, उनके तर्ज अमल की जिम्मेदारी लें और अगर वो उनके अपने कवानीन की पासदारी नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। तो ये हमारी जो तवक्कुआत हैं अफगान हुकूमत से वो बिल्कुल हकीकत पसंदाना है। हम कोई अफगानियों के लिए मसाइल पैदा नहीं करना चाहते, हम अपने कौमी जो सलामती के अपने तकाजे हैं जिसका मुझे अफसोस से कहना पड़ता है काफ़ी हद तक हमने जिनको ओवरलुक किया था और मैं ये समझता हूँ कि जिसका नाजायज फायदा उठाया उन क्रिमिनल लोगों ने, उन दहशतगर्दों ने जो कि हमारी यानी कि गुड फेथ को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो अब समझते हैं कि हम अब जरूरी हो चुका है कि इनफ इज इनफ और हमारे जो हॉस्पिटैलिटी है और जो दरिया दिली है उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। जो वेल मीनिंग, पीसफुल और लॉफुल जो अफगानी है पाकिस्तान में आके कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम कि वो वीजे के प्रोसेस से गुजर के आए। तमाम उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो कानूनी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो बैंकिंग चैनल के जरिए काम करें, वो स्मगलिंग, मुनशियात, जखीरा अंदोजी और दीगर जो मामलात हैं इंक्लूडिंग दहशतगर्दी, हम सिर्फ ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उसमें जो क्रिमिनल और टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस सहूलत और हमारी जो खैर सगाली है उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। और मैं समझता हूँ हमारे जो अफगान हुकूमत है उसको भी इसको एक पॉजिटिव अंदाज में देना चाहिए। तो अगर हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं और वो ये तवक्को करते हैं कि अफगानी पाकिस्तान के अंदर काम कर सकें और इन्वेस्टमेंट ला सकें और साथ में अपना बेहतर मुस्तकबिल समझते हैं, तो उसमें कोई हमें मसला नहीं है। बस हम ये तवक्को करते हैं कि वो भी उनको गाइड करें। साहब, एक वेरी लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि पाकिस्तान में मुकीम जो गैर कानूनी अफगान शहरी हैं उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि एक्शन का जो अमल है वो तेज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध है। उन्होंने कहा कि हमने सिंध में, कराची में बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं और हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आज खबर आती है कि इस्लामाबाद में भी ऑपरेशन किया गया और बहुत सारी गिरफ्तारियां वहाँ पर भी अब कर ली गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक गैर कानूनी बस्ती थी उसको भी मस्मार किया गया है, ये भी खबरें इस वक्त चल रही हैं। क्या समझते हैं आप कि जो 26 दिन बाकी हैं इसके अंदर ये वापसी मुमकिन होती नजर आ रही है आपको? देखिए, ये जो बात है ना इसके बेसिकली बुनियादी तौर पे मुख्तसरन बताता चलूँ 3 पहलू हैं। पहली बात ये है कि जो उनमें कानूनी, वेल मीनिंग, पुरअमन शहरी हैं और जिम्मेदार शहरी हैं वो यकीनन अपने मफाद में अपने आप को रजिस्टर कराने की फौरी तौर पे कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो इससे ये बात साबित होती है
कि वो पाकिस्तान के कानून और ज़वाबित का एहतराम नहीं करते, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि वो उनके हवाले से कानूनी चाराजोई करे। और उसमें भी फिर उनके पास सेकंड चांस है कि अगर उनको अफगानिस्तान वापस जाना पड़ता है तो वो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स के साथ वीज़ा प्रोसेस से गुजर के किसी भी दुनिया के एक महज़ब मुल्क में जिस तरह जाने का तरीक़ाकार होता है उसको अपनाएं। एक छोटी सी आखिरी एग्जांपल देता चलूं। देखिए, जब अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, तो उनके लाखों प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो मुख्तलिफ शोबों में अमेरिकी मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के साथ काम कर रहे थे। उनको यकीनन ये खदशा था कि जी जो है हम अब अफगान तालिबान के का निशाना बनेंगे, और उनमें से बहुत सारे हजारों लाखों जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और दे आर वेट। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अमेरिका और मगरबी ममालिक में पॉलिटिकल अजाइलम और वीजा के लिए, और आप यकीन करें 2-2 साल से उनकी एप्लीकेशंस इल्तवा में पड़ी हुई हैं। लेकिन वहां पे वो तमाम कानूनी प्रोसेस को अमेरिका और यूरोप जाने के लिए वो एडहेयर करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब ये उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कानूनी तकाजे पूरे करें, अपने आप को रजिस्टर करें, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। ठीक है मोहम्मद अली साहब, वेरी लास्ट क्विकली लास्ट आंसर दीजिएगा, वन लाइनर आंसर दीजिएगा कि अगर अफगानिस्तान में हालात बेहतर हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं कि करेंसी बड़ी बेहतर है, बहुत अच्छा मामला है यहाँ पर, तो वापस क्यों नहीं जाते अफगान मुहाजिरीन? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान उनका अपना मुल्क है, वहां पे जाना उनका हक भी है, और जो अफगान हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनको फैसिलिटेट करे, ओन करे, सपोर्ट करे, और अगर वो वापस भी पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनको इनकरेज करे और गाइड करे कि कानूनी ज़वाबित क्या हैं, उनको फॉलो करके आप पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली माहिर सलामती अमूर है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने बहुत सारी बातें वो बताई जो जिससे हम भी शायद नाइल्म थे। अभी आपको दिखाएंगे इस वक्त PNN डिजिटल पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रांसमिशन जारी है हमारी आज के मैच के हवाले से। वर्ल्ड कप का आज पहला दिन है, तो इसी तरह PNN पर आप वर्ल्ड कप के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन देखते रहेंगे। अभी आपको दिखाते हैं ट्रांसमिशन। या अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, ये PNN डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन है ICC वर्ल्ड कप के हवाले से, और बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारे हकायक, बहुत सारी चीज़ें आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, और बराह रास्त आप इसको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आप अपडेट, यानी अगर आप ये ट्रांसमिशन देखना चाहते हैं तो आप जाइए PNN डिजिटल पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप ये क्रिकेट की स्पेशल ट्रांसमिशन देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और मारिया कुछ खबरें बताने वाली हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की उम्मीद सुना दी है। गौहर एजाज कहते हैं कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा तय पा गया है। खलीजी ताउन काउंसिल के साथ मुआहदा बड़ी मार्केट में तिजारत हासिल करना है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। मुआहदे के लिए सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है, तो ये कहा गया है। गौहर एजाज की जानिब से निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का कहना है कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा तय पा गया है और खलीजी ताउन काउंसिल के साथ मुआहदा बड़ी मार्केट में तिजारत हासिल करना है। आगे बढ़ेंगे। 2009 में खलीज ताउन काउंसिल क़याम में आई। खलीज ताउन काउंसिल में 6 अरब ममालिक शामिल हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत इसमें शामिल हैं, जबकि GCC की मार्केट 1000 अरब रुपए का माल बरामद करती है। GCC की मार्केट 550 अरब का माल दरामद करती है। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान 19 अरब डॉलर का माल दरामद करता है। GCC ममालिक को पाकिस्तानी बरामद का हिस्सा सिर्फ 2.5 अरब डॉलर है, जबकि GCC मार्केट इसके अलावा जो खलीजी ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान 19 अरब डॉलर का माल दरामद करता है। जबकि ट्रांस ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वजारत तिजारत ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए अशिया पर पाबंदी का SRO जारी कर दिया है। 17 इकसाम का जो कपड़ा है वो इसमें शामिल है। आपको बताएं कि चाय की पत्ती भी पाबंदी वाली अशिया में शामिल है। कॉस्मेटिक और टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों इकसाम की अशिया पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ नट्स, खुश्क और ताज़ा फल भी अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी होगी।
होम अप्लाइंसेस, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर पर भी पाबंदी होगी। SRO के मुताबिक पोर्ट्स पर पड़े सामान और आलमी इमदाद के जरिए आने वाले अशिया पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, ये इससे हमारी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा और जो अफ़गानियों को भी निकाला जा रहा है यहाँ से, जो कहा जा रहा है जो गैर कानूनी है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। प्रॉपर क्रैकडाउन किया जा रहा है कि अफ़गानियों की जो अफ़गानिस्तान एक तो ट्रेड होती थी उस पर, और स्मगलिंग की जो रोकथाम के लिए हमारी फोर्सेस भी काम कर रही हैं, बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है। पॉइंट बताया आयशा, इसमें जो बताया गया हुकाम की जानिब से जो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलर पुरतश अशिया दरामद कर रहे थे। 2 साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड 4 अरब डॉलर से बढ़कर 6.7 अरब डॉलर हो गई। अच्छा, इसी पर हम बात कर लेते हैं। खाकान नजीब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा खाकान साहब, ये जो एक्शंस हो रहे हैं डेली हम देख रहे हैं, एक नई डेवलपमेंट आती है अफ़गान इशू पर। एक अफ़गानियों को यहाँ से भेजने का मामला हो, स्मगल जो चीज़ें की जाती हैं, स्मगलिंग की जो रोकथाम है उसका मामला हो, ये आप समझते हैं ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं डेफिनेटली बेहतर तो हैं, ये बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, इसके समरात हमें कब तक मिलना शुरू होंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो ये बात है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर चीज़ें हैं वो अफगानिस्तान के लिए हैं, वो पाकिस्तान में बिकने के लिए नहीं है, बिकॉज इन पे कोई कस्टम ड्यूटी और कोई टैक्सेशन नहीं होती। ये हमारी इकोनॉमी को हर्ट करती हैं। 4 अरब डॉलर की थी आज से 1 साल पहले, वो बढ़ के 6.7 अरब डॉलर पे अगर रिकॉर्ड होंगी, और उसमें सिंथेटिक फाइबर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी, और इतनी बड़ी खपत ही नहीं है अफगानिस्तान में, और वो पे भी नहीं कर सकते अगर आप इन सब चीज़ों को देखें, और ये हमारी इनफॉर्मल मार्केट में बिक रही हैं बगैर टैक्सेशन के। एक तो असर आपको ये दिखाई देगा कि जो पाकिस्तान का इस वक्त ओपन मार्केट और जो कर्ब मार्केट का डॉलर का रेट था, जो कर्ब से आगे चले जाएं तो ग्रे मार्केट, वो एलिमिनेट इसलिए हुई है कि बहुत सी अफगान ये जो पेमेंट थी ये यहीं से हो रही थी, फिर ये गुड्स भी यहीं पे बिक रहे थे। अब अगर आप इनको कर्ब करेंगे तो आपकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो चलना शुरू हो जाएगी, मतलब आपकी इस्त्री पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये जो इम्पोर्टेड इस्त्री है बगैर कस्टम ड्यूटी के, बगैर किसी टैक्सेशन के पाकिस्तान में आ रही थी। सो एक तो इसका इमीडिएट फायदा ये है। दूसरा फायदा ऑफ कोर्स आपने डॉलर की रेट में देखा क्या इस्तेहकाम आया है, रुपए ने किस कदर गेन किया है। उसकी भी बड़ी वजह यह है कि ओवर बॉर्डर जो हमारी डॉलर की डिमांड हम ही पूरी कर रहे थे वो कम हुई है। दूसरा अब हमने ये किया है कि जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें कुछ आइटम्स को डाला है, मेरा ख्याल है काफ़ी HS कोड्स हैं जिसमें डाला है शायद ये इस तरह के आइटम, सारे टेक्निकल आइटम्स जो कि बाजार में बिक रहे हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, सिंथेटिक फाइबर, इससे पाकिस्तान की जो अगेन इंडस्ट्री है उसको तकवीत मिलेगी, बिकॉज वो तो मंगवा रहे हैं सारा कुछ ड्यूटी दे के। प्लस हमने एक 10% आई थिंक चार्ज भी करना शुरू किया है अफगानिस्तान में जो चीज़ें जा रही हैं। सो अब एक तो डॉलर्स जो इतने 6.7 बिलियन डॉलर साल के थे वो कम होंगे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड कम होगी, इनफॉर्मल इकोनॉमी कम होगी। ये उस ओवरऑल जिसको हम स्मगलिंग को रोकना चाह रहे हैं, इलीगल मार्केट्स को रोकना चाह रहे हैं, ये एक शुरुआत है, ये एक अच्छी शुरुआत है, इसको हमें कैरी करना है। मैं 2010 से कह रहा हूँ कि जो अफगानिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट है इसको इंटरनेशनल लॉज के अंडर लाएं, और इसको हमने बिल्कुल हर 6 महीने हम रिन्यू कर देते थे। सो इट्स अ गुड मूव। अब हमें इसको आगे फॉर्मलाइज करना है चीजों को। आपको पता है 2 मिलियन से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान में है, उस पर भी इंशाल्लाह 1 नवंबर पे एक्शन लेना है। सो वी हैव स्टार्टेड। खाकान साहब, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया कि 2010 से आप खुद इसकी निशानदेही करें कि इंटरनेशनल मुआहदों के मुताबिक अफगानिस्तान से भी उसी तर्ज के मुआहदे होने चाहिए। 2010 से अब 2023 तक इन 13 सालों में कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की, और ये एक्शन जिन्होंने लेना था किन की जानिब से नहीं लिया गया, और अब जो लिया जा रहा है वो क्रेडिट किसको देते हैं? देखिए, ओवरऑल तो सारी स्टेट का जो एपरेटस है उसने एक्ट करना होता है। स्टेट बैंक जामिन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का, हमारी गवर्नमेंट जामिन है लॉ एनफोर्समेंट और स्मगलिंग को देखने के लिए, जो एस्टेब्लिशमेंट के एहलकार हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट के एहलकार हैं, वो अक्रॉस द बॉर्डर देखते हैं चीज़ों को। हमें तो अपने स्टेट एपरेटस को, पर एक चीज़ आप देखें इसमें जो आपको
प्रूव हुई है कि स्टेट apparatus एग्जिस्ट तो करता है। जब भी आपको, जैसे गाड़ी के आजकल बटन नहीं होते कि आप बटन को प्रेस करके स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है, तो अगर गाड़ी का इंजन ठीक ना हो तो स्टार्ट ना हो। अगर ये स्टार्ट हो गया है और आपने स्मगलिंग को भी कर्ब किया है, आपने 20-22 अरब रुपया पावर सेक्टर में भी रिकवर करना शुरू किया है। सो अगर हम ये बिलीव करना शुरू करें कि हमने इस गाड़ी को के बटन को दबा के पुश करना है और ये सारे काम करने हैं, तो ये नहीं मैं कहता कि ये सारी चीजें अगले चंद माह में या चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत It will शुक्रिया take some time. खाका नजीब साहब, आपने कंप्लीट इसको किया है, जो भी पॉइंट्स थे बहुत खूबसूरती से हर चीज़ बयान कर दी है। इससे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, और जो गुड्स यहाँ पे बनाते थे, जो यहाँ पर चीज़ें बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। बिल्कुल, और इम्पोर्ट क्वालिटी भी यहाँ पर बन सकती है, और जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे थे, अब हम इस अगर यहाँ पर इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो हम वो चीज़ें बाहर भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर नाज़रीन को देते हैं कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग में बताया है कि बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने सामने रखी हैं, और ये बताया कि कोई बैंक दिवालिया हो जाए, डूब जाए या नाकाम हो जाए तो जमा कराई रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला का यह मौक़िफ़ है कि कमेटी को ब्रीफ किया गया है कि बैंक दिवालिया होने की सूरत में खातादार को सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। क्या कहा, दिखाते हैं। तो ये मौक़िफ़ है सलीम मांडवीवाला का, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कायमा कमेटी के हवाले से खबर है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है, और सलीम मांडवीवाला का ये मौक़िफ़ है कि कायमा कमेटी को बताया गया बैंक अगर के हवाले से ये खबर दी गई है कि बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो जमा कराई रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ये डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का मौक़िफ़ है, और बैंकों में 5 लाख रुपये तक रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये सलीम मांडवीवाला का इस पर मौक़िफ़ सामने आया है, और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कायमा कमेटी को ये ब्रीफिंग है, और इस हवाले से ये तमाम तर तफसीलात अब सामने आ रही हैं। और अभी आपको बता रहे हैं कि जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कायमा कमेटी है उस पर ब्रीफिंग दी गई है, और स्टेट बैंक में ने भी इस पर वजाहत दी है। वो वजाहत आपके साथ शेयर करते थे। उन्होंने कहा है कि जी कि पाकिस्तान में कायम बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम है, डिपॉजिट्स भी महफूज हैं, पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफ़ायत सरमाया मौजूद है, जबकि बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मज़ीद बेहतर हो गई है। स्टेट बैंक ने वजाहत जो है वो जारी कर दी है, और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में इस वक्त बैंकारी जो है हर डिपॉजिट को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया गया है। ये उनकी जानिब से कहा गया है। कोई बैंक नाकाम हो तो बीमा करदा रकम जो है वो फौरी वापस आ सकती है। ये वजाहत उनकी जानिब से दी गई है। स्टेट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में कायम बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम और डिपॉजिट महफूज हैं। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफ़ायत सरमाया मौजूद है। बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मज़ीद बेहतर हो गई है। तो ये स्टेट बैंक की जानिब से वजाहत दी गई है, और कहा गया है कि पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफ़ायत सरमाया मौजूद है, और साथ ही साथ कहा कि बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ है, और बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मज़ीद बेहतर हो गई है। जी हाँ, अब 125% इजाफा भी हुआ है। ये खबर तो हमने आपको दे दी है। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हैं जो हम अगले घंटे में शामिल करेंगे। जाने से पहले अभी आपको सोशल मीडिया पे जो हमारी ट्रांसमिशन जारी है वर्ल्ड कप के हवाले से, ये आप देख सकते हैं, और ये आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा PNN डिजिटल पर, चूँकि ये सोशल मीडिया पर चल रही है और ये दिन भर जारी रहेगी। जब तक वर्ल्ड कप है तब तक जारी रहेगी। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। खबर है कि PTI के साबिक MNA महमूद मौलवी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी ऐवान सदर में हुई है। उनकी जानिब से कहा गया है 9 मई वाक़यात से पहले मीटिंग में मौजूद था। ये उनकी जानिब से कहा गया है। ऐवान सदर में होने वाली मीटिंग में GHQ के अंदर जाने का फैसला हुआ था। इस मीटिंग में शाह महमूद, अली जैदी और दीगर लोग मौजूद थे। महमूद मौलवी की जानिब से ये बड़ा बयान दिया गया है। इसी पर हमारे साथ महमूद मौलवी मौजूद है, मुझसे बात करें। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का PNN को देने के लिए। सबसे पहले तो उस्मान डार के बयान पर भी आपका रद्द अमल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका बयान है जो कि आपसे मंसूब गर्दिश कर रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो बयानिया दिया जा रहा है, समझे ना, ये बयानिया थोड़ा सा मुख्तलिफ पर
ये बयानिया जो है सही इसलिए नहीं है कि मैंने जो कहा था कि मैंने ऐवान सदर में कई मीटिंग्स की हैं, मगर मैंने ये नहीं कहा है कि ऐवान सदर में मीटिंग या कोई प्लान हुआ है, ठीक है ना। इस सानिया का जो मैं बात कर रहा था कि जो वहां पे हुआ था 9 मई से पहले, वो कराची के वाक़े की बात कर रहा था। ये दोनों चीज़ों को मिलाया जा रहा है। मैं बहुत क्लियर हूँ, कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने कई मीटिंग्स की हैं प्रेसिडेंट हाउस में, मगर कोई ऐसी मीटिंग प्रेसिडेंट हाउस में नहीं हुई जिसमें जो है 9 मई का प्लानिंग हुआ। बड़े कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा महमूद मौलवी साहब, इसमें कुछ नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी मुलाकात में थे, और भी नाम सामने आ रहे हैं, अली जैदी साहब। देखिए मैं आपको वही कराची का वाकया बता रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, अली जैदी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब नहीं मेरे ख्याल से इमरान इस्माइल थे, बहुत से लोग थे। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, वो मीटिंग कराची में हुई थी। देखिए असल में दोनों चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। वो मीटिंग कराची में हुई थी, ठीक है ना, और उसमें अब बात हो रही थी, उसमें जो मैंने कहा कि एक खातून ने कहा कि जी हमें GHQ के वहाँ जाना चाहिए, GHQ के ऊपर। तो महमूद मौलवी साहब, इसमें जो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद सदर ने भी कोई ऐसे अहकाम दिए थे। नहीं, सदर ने कोई ऐसे अहकाम नहीं दिए थे। मेरे ख्याल से इसको जो है मिस इंटरप्रेट लोग कर रहे हैं। जी अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये जो खबरें गर्दिश इस वक्त कर रही हैं, और जहां से आपने देखा कि अभी इस वक्त उस्मान डार साहब का भी एक बयान चल रहा है, तमाम तर जगहों पर रिपोर्ट किया जा रहा है, कैसा देखते हैं आप उनके स्टेटमेंट को? और उनकी वालिदा भी अब सामने आ गई हैं इस पूरे मामले पर, और वो बहुत सारी बातें कर रही हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? उस्मान डार की देखें, उस्मान डार से मेरी 3-4 महीने पहले फोन पर बात हुई थी। देखिए वो पार्टी को छोड़ना चाह रहा था, उसकी बहुत सारी वजूहात थे, और वो इन चीज़ों से खुश नहीं था जो कि ये 9 मई के जो है मामला हुआ, ठीक है। मगर अब उस्मान डार का ये जो स्टेटमेंट आप लोग दे रहे हैं या वो खुद दे रहे हैं, ये प्लानिंग हुई है और वो बैठे थे, कम से कम उस मीटिंग में मैं तो नहीं था। तो महमूद साहब, कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट उस्मान डार साहब का जो वो दे रहे हैं, आपके नज़दीक कितनी अहमियत है इसकी? देखिए मैं आप बताऊं, उस्मान डार बिल्कुल एक एक्टिव जो है रिप्रेजेंट करते थे, और बिल्कुल जमान पार्क में उनका आना जाना बिल्कुल था। वो खान साहब के काफ़ी क्लोज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए पार्टी के कुछ गिनती के ही लोग थे जिनको एक्सेस था, जो कि वो जमान पार्क या दूसरी जगहों पे मीटिंगों में बैठे। पार्टी में तो सैकड़ों लोग होते हैं, मगर कुछ लोग थे जो कि वहाँ पे जा सकते थे, और जो है उसमें से ये एक थे, उस्मान डार। अच्छा, ये आपके ख्याल से कि ये साजिश जो तैयार की गई, जिसको कहा जा रहा है ये साजिश पूरी प्लानिंग के तहत किया गया, आपके ख्याल से इसका क्या कब स्टार्ट हुई है, कहाँ पर ये बात हुई, और कौन कौन से किरदार इसमें मरकजी आपको नजर आते हैं, और इसके हवाले से क्या चीज़ें समझते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, माइंडसेट जो यानी कि कोई हमलों के मुखालिफ भी था, कोई इसकी मुखालफत भी कर रहा था? ओ यस, मेजॉरिटी, एक बात मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपके टीवी पे बता रहा हूँ, मेजॉरिटी इसकी मुखालफत कर रहे थे। मेजॉरिटी इसकी मुखालफत कर रहे थे। जो उसको जो है हवा दे रहे थे वो चंद लोग थे जो कि अपने आप को खान साहब के उसमें अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये गिनती के लोग थे जो ये मेरे हिसाब से ये गलत एडवाइजिंग कर रहे थे फौज के खिलाफ। अच्छा, तो ये बता सकते हैं महमूद मौलवी साहब के कौन कौन से किरदार थे, कौन कौन से नाम थे जो उसकी मुखालफत कर रहे थे? देखिए ये वही नाम थे जो कि मैं आपको बताऊं, जिसमें आपको मैं बताऊं मुराद सईद थे, जो कि वो उसमें बचपना में आपको बताऊं वो एक बच्चा था, ठीक है ना, मुराद सईद थे। उसके अलावा ये जो है स्वाति साहब भी जो थे वो भी फौज के अगेंस्ट थे। उसकी वजह है कि स्वाति साहब के साथ जो ज्यादती हुई थी तो उनके जो ड्रग्स था तो वो हमेशा फौज के खिलाफ हो गए थे। तो ये कुछ गिनती के लोग थे, बाकी लोग तो मना करते थे। मैं आपको कहूं कि जिस मीटिंग में मैं कराची में था उसमें भी मेजॉरिटी ने कहा कि जी हम क्या करने जा रहे हैं, ये दिस वुड बी डेंजरस। और
कहा था कि अगर हम ये करेंगे वी विल गो फॉर अ डिजास्टर और फॉर अ सिविल वॉर। अच्छा महमूद मौलवी साहब, डेफिनेटली आप उस मीटिंग में थे, कराची की मीटिंग में मौजूद, थोड़ा सा ज़रा हमें उसका अहवाल बता सकते हैं कि क्या चीज़ें उस मीटिंग में हुई, क्या क्या बातें सामने आई, कौन क्या कह रहा था और क्या चीज़ें डिसाइड हुई? देखिए, उसमें यह था कि ये बात हो रही थी कि जी अगर खान साहब को अरेस्ट जब करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। देखिए, ये माइंडसेट पहले से तैयार किया गया था कि देखिए ये सब कुछ जो है फौज करा रही है, तो उस माइंडसेट को लेते हुए, ठीक है ना, तो इसमें से बहुत से लोगों का था कि भाई हम जो है प्रोटेस्ट आके धरना देंगे उसके जो है फौजी इंस्टॉलेशन या GHQ के सामने। ये अब इतनी बड़ी मॉब अगर आप लेके जाएंगे किसी भी इंस्टॉलेशन या उसके खिलाफ, तो इट्स बाउंड कि ये जो है ये चीज होता। मैं मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि आप सब्जी मंडी के ऊपर सब्जी वालों के अगेंस्ट जाके आप मॉब लेके जाएं और वहां पे धरना देंगे तो वो सब्जी मार्केट लूटी जाएगी। इसमें कोई दो शक नहीं है कि वहां पे वो सब्जी मंडी को लूट के ही आएंगे, ये आप मॉब को ले आएंगे। तो मॉब को लेके जाना GHQ के सामने वाज बेसिकली अ रॉन्ग डिसीजन। और अगर आप मुझे बताएं 1000 आदमी मैं GHQ के सामने ले जाऊं तो वो बैठ के तालियां बजा के तो नहीं आएंगे। तो वो जवान नस्ल थी, वो जवान नस्ल जाके कुछ ना कुछ करेगी। और आज वो बच्चे भुगत रहे हैं, देखिए लीडरान तो नहीं भुगत रहे, आज वो बच्चे भुगत रहे हैं जेलों में। उनके माँ बाप से पूछे क्या हो रहा है उनके साथ। तो ये वो तो बेचारे वर्कर्स थे, जो कराची में पकड़े गए वो वर्कर्स थे, जो लाहौर में पकड़े गए वर्कर्स पकड़े गए। लीडर कहाँ पकड़े गए? लीडर तो आज भी आराम कर रहे हैं। कितने लीडर पकड़े गए? या तो लीडर भाग गए या तो लीडर जो आगे पीछे है। मुझे आप बताएं ना, कौन सा लीडर जेल काट रहा है? आप वर्कर्स को देखें जो जेल काट रहे हैं, वो बच्चे, जवान नौजवान बच्चे जो कि आज परेशान फिर रहे हैं, उनका करियर खराब हुआ। तो महमूद मौलवी साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ इख्तलाफात थे इसको लेकर, पार्टी लीडरशिप के अंदर भी इख्तलाफात थे जिस पर ये तमाम तर मामला हुआ और अब भी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं है, डिक्टेटरशिप, जैसे मैं पहले भी कहता हूं, PTI में भी डिक्टेटरशिप, पीपल्स पार्टी में भी डिक्टेटरशिप, PMLN में भी डिक्टेटरशिप। PTI में लोग बोल के थके, 90% लोगों ने कहा असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक आदमी था इमरान खान, उन्होंने कहा तोड़नी है तो छोड़नी है। जिस दिन डेमोक्रेसी पार्टी में आएगा उस दिन लोग बात करें डेमोक्रेसी इस मुल्क में लाने के लिए। अच्छा, ये जो मुलाकात आप बता रहे हैं, आपने कराची में जो मुलाकात की, कहाँ पर हुई थी मुलाकात? ये आरिफ अलवी साहब के घर पे हुई थी? नहीं जी, आरिफ अलवी साहब का तो कराची में लेना था, आरिफ अलवी के घर पे नहीं हुई थी। ये एक हमारे कोई पार्टी के वर्कर थे, उनके घर के लीडर थे, उनके घर पे हुई थी। आरिफ अलवी साहब का कोई लेना देना नहीं। मैंने सुबह ट्वीट भी किया, मैं किसी कोई खौफजदा होकर नहीं बात करता हूँ, मैं जो बात करता हूँ बड़े स्ट्रेट ऑन एयर बात कर रहा हूँ। सर, वो टीवी पे चल रहे हैं ना, जिसमें वो बयान है आपका कि आपकी मुलाकात प्रेसिडेंशियल हाउस में भी हुई मुलाकात। देखिए, मेरी प्रेसिडेंशियल हाउस में, मैं बता दूं, मेरी कई मीटिंग्स हुई है। मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया है, सुबह 7 बजे मैंने ट्वीट किया है, मेरी कई मीटिंग्स हुई है। ठीक है। अच्छा, ये कहिएगा कि अब उस्मान डार साहब की हम बात कर रहे थे और उस्मान डार साहब ने सियासत को खैराबाद कह दिया और तमाम तरह मामला आपके सामने है। उनकी वालिदा भी इस वक्त अब सामने आ चुकी हैं और वो कह रही है वो सियासत में आने का बेसिकली ऐलान कर रही है और वो ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करने जा रही हैं। कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? हेल्दी चीज़ है ये? मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन बात है। इनको ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करना चाहिए, क्यों नहीं करें? और मुकाबला करें। देखें, सियासत से क्यों भागेंगे? मैं खुद पहले ये सोचता था कि सियासत छोड़, मगर अगर हर अच्छा आदमी सियासत छोड़ना शुरू करेगा तो फिर सियासत कौन करेंगे? ठीक है, महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर यह मौक़िफ़ आपका सामने आना बहुत ज़रूरी था और जैसा कि उन्होंने बताया और तमाम तर चीज़ें उन्होंने खुद एक्सप्लेन कर दी, तो अब जो अभाम है या जो मफरूज़ों पर बातें चल रही हैं, डेफिनेटली वो ख़त्म हो गई चीज़ें। और बेसिकली उन्होंने जो है अपने बयान की, जो कह रहे हैं कि मुझसे जो मनसूब बयान चल रहा है उसकी तरदीद कर दी और उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया इस हवाले से। और इस वक्त काफ़ी तफसीलन ये गुफ्तगू हुई है उनके हवाले से और उनके बयान के हवाले मीडिया में गर्दिश कर रहा था, उनकी जानिब से इसकी तरदीद की गई है। बिल्कुल, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि जी ये सारी बातें जो हैं उसका असल जो मामला था वो ये है। आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद में आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है और वीडियो लिंक इजलास होगा। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल इसमें शिरकत करेंगे। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज़ भी इस इजलास में शिरकत करने जा रही हैं। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक,
और दीगर भी शामिल होंगे इस इजलास के अंदर। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ होंगी, मरीम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर भी इसमें शामिल होंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी का नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक के इजलास है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल की शिरकत है। ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन की जो है उस हवाले से निगरान हुकूमत के फैसले पर भी मुशावरत की गई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। नवाज शरीफ के लाहौर से ही कम से कम 5 लाख कारकुनों को मीनार पाकिस्तान लाने की हिदायत की गई है। तो अली एक बड़ा जो है नंबर दिया गया है कि 5 लाख कारकुन जो है वो मीनार पाकिस्तान आने चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि नून लीग के कायदीन जो थे उनकी जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 10 लाख जो होंगे लोग जो हैं वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर हल्कों में कॉर्नर्स मीटिंग्स और वर्कर कन्वेंशंस करें ताकि जो उनके जो फॉलोअर्स है उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको जो है एक्टिव किया जा सके। इस वजह से इन कॉर्नर मीटिंग्स और वर्कर कन्वेंशंस की जो है हिदायत की गई है। हमजा शहबाज समेत लाहौर के तमाम टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी कर दी गई है। तो इस वक्त फॉलोअर को मुतहरिक करने के लिए कॉर्नर मीटिंग्स का जो है वो इंतज़ाम करने का हिदायत की गई है। ये ज़ेरे सदारत जो है नवाज शरीफ की वीडियो लिंक इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल की शिरकत इस वीडियो लिंक इजलास में हुई है। तो इस वक्त काफ़ी मुतहरिक हैं नून लीग के कायदीन। नवाज शरीफ के साथ ये वीडियो लिंक आपको याद होगा कि कल जो शहबाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया, लाहौर में बहुत से जलसे शेड्यूल हैं, मुख्तलिफ हल्कों में किए जाएंगे, लेकिन एक ये भी थाट है कि कुछ मुफाहमती लोग हैं पार्टी में ही मौजूद हैं जो मशवरे दे रहे हैं कि अभी नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे कि जब तक वो वापस आ नहीं जाते तब तक। लेकिन इन तमाम हिदायतों से लग रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो कंफर्म है कि आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास हुआ है। पार्टी के अक़लियती विंग में शामिल अहदेदार इजलास में शरीक। इजलास की सदारत चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने की है। आपको अपडेट करेंगे, इजलास की सदारत चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग का ये मुशावरती इजलास है जिसकी सदारत मरीम नवाज़ कर रही हैं। पार्टी के अक़लियती विंग में शामिल अहदेदार इजलास में शिरकत कर रहे हैं और मरीम नवाज़ इस इजलास की सदारत कर रही हैं। नून लीग की जानिब से ये एक मुशावरती इजलास इस वक्त किया जा रहा है। पार्टी के अक़लियती विंग में शामिल अहदेदार इजलास में शरीक हैं। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। ज़ुहैब, क्या तफसीलात हैं इस इजलास की? जी ज़ुहैब काज़मी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ज़ुहैब काज़मी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताएं कि नून लीग की जानिब से इस वक्त ये इजलास मुनक़िद किया गया है, मुशावरती इजलास है और पार्टी मुतहरिक होती नज़र आ रही है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तमाम तरह हिकमत अमली तैयार की जा रही है। किस तरह से उसका इस्तकबाल किया जाएगा, किस तरह से उनको वेलकम यहाँ पर किया जाएगा, जलसे कहाँ कहाँ मुनक़िद किए जाएंगे, कितने लोग होंगे, कौन किसको लीड करेगा, किस किस इलाके में जाया जाएगा, वो तमाम तरह हिकमत अमली तैयार की जा रही है। और पार्टी को एक बार फिर मुतहरिक किया जा रहा है, उनका लहू गरमाया जा रहा है, कारकुनान को एक पेज पर लाया जा रहा है और इस हवाले से मुशावरती इजलास चल रहा है। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। ज़ुहैब, क्या तफसीलात हैं इजलास की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास जो है वो मॉडल टाउन में जारी है। जिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसमें नायब सदर उसके पास मरीम नवाज़ कर रही है और इस वक्त इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग के अहदेदार और सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इसके साथ साथ हिंदू कम्युनिटी की बड़ी जो तादाद है वो शरीक है इस इजलास में। और तो मौका पर मरीम नवाज़ ने अक़लियती जो है इजलास से खिताब करी और सुन कहने के लिए कि आज पाकिस्तान के अक़लियतियों के खूबसूरत रंग देखकर पहले दिल को बहुत खुशी हुई है। नवाज शरीफ अवाम मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहे हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मिनॉरिटी और विंग है वो भी अपने कायद नवाज शरीफ का इस्तेमाल करेगी और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए आने वाली रोशनी है जो वापस आ रहे हैं। और 2013 से 18 तक के दौर को याद करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई को तोड़ रही है और नवाज शरीफ को निकाला गया तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। इस मौका पर मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है अक़लियतों के हकूक़ के खिलाफ वर्जी और खिलाफवर्जी और नस्लिया पाकिस्तान बाबा हज़रत के बादों खिलाफवर्जी करने वालों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग गैर मुस्लिम पाकिस्तानी की नुमाइंदा और सबसे बड़ी जमात है।
ठीक है ज़ुहैब काज़मी, आपने तफसीलन अपडेट किया हमें इस इजलास के हवाले से, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नून लीग मुतहरिक होती नज़र आ रही है। मुशावरती इजलास का अमल इस वक्त जारी है। मरियम नवाज़ इस मुशावरती इजलास की सदारत कर रही हैं और इसके अलावा आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ भी साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्टी वर्करों से खिताब कर रहे थे। मुख्तलिफ़ जगह उन्होंने दौरा किया और उन्होंने पार्टी को ये डायरेक्शन दी, जिनको बताया कि किस तरह से नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। मरियम नवाज़ ने ये गुफ्तगू की है, अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। अब मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक या 17 तक क्या था वो आप सबको आप जानते हैं। कीमतें क्या थी, आटा, चीनी, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की में हर तबके के रहने वाले तबके के लोगों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई। आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। मरियम नवाज की गुफ्तगू सुनिए, मजीद भी खबर शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, गुफ्तगू आपने सुन ली और उसमें वही बात करनी कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनका भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। तमाम तर जो पार्टी रहनुमा हैं इस वक्त वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आवाम को इंगेज किया जाए, इंगेज किया जाए और किस तरह से वेलकम करना है, तमाम तर लोग एक पेज पर हों, ये बहुत ज़्यादा जैसे जैसे डेट करीब आती जा रही है 21 अक्टूबर, वैसे वैसे वो ज़्यादा मुतहरिक होते जा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, मुशावरती इजलास होना शुरू हो गए हैं। आप ये नोट कीजिए कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है, हर रोज़ इस बात पर जोर दिया जाता है कि वो वापस आ रहे हैं। मतलब एक चीज़ कुछ खबरें भी इस स्टेटमेंट्स भी तो आ रही हैं और उनको जो है स्टेटमेंट्स, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि बार बार एक चीज को रिपीट किया जा रहा है। आवाम को एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा है कि बहुत सारी इस पर मैं वापसी के हवाले से बात कर रही हूँ। हाँ, उसकी बिल्कुल बात है, लेकिन इस पर बाद में बात करते हैं। पहले आप एक खबर शामिल कर लें आयशा। IMF की हिदायत पर निगरान हुकूमत की निजकारी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निगरान हुकूमत ने ऑडिटर जनरल की कई सरकारी कंपनियों के स्पेशल ऑडिट की हिदायत भी जारी कर दी हैं। तेल, गैस और बिजली की मुतादिद कंपनियों का ऑडिट करवाया जाएगा। वजारत ख़जाना को इन कंपनियों के ऑडिटर की रिपोर्ट पर एतमाद नहीं है। ज़रा ऐसा बताना है, पेट्रोलियम डिवीजन और पावर डिवीजन की ब्यूरोक्रेसी इन कंपनियों को रिमोट कंट्रोल करती है। इन कंपनियों के असल माली और बद इंतज़ामी के बायस नुकसानात जानने के लिए ऑडिट की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत सरकारी कंपनियों का इंतज़ामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले करना चाहती है। ऑडिट रिपोर्ट्स आने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों की निजकारी बारे में फैसला किया जाएगा। मुनाफा बख्श या मुनाफा बख्श हो सकने वाले इदारों का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे को दिया जाएगा। नुकसानदेह कंपनियों की फौरी फरोख्त की तजवीज़ भी दी जाएगी। और ज़रा ऐसा बताते हैं कि निजकारी में सबसे पहले PIA को कंसीडर किया जा रहा है। PIA की निजकारी के हवाले से भी बातें हो रही हैं और अब निगरान हुकूमत इस पर बहुत एक्टिव हो चुकी है। निजकारी के हवाले से दीगर कंपनियां जो इस वक्त खसारे में हैं उनकी निजकारी पहली तरजीह होगी। अब तो ये निजकारी की बातचीत चल रही है। स्टेट बैंक ने वजाहत करते हुए कहा है, इस हवाले से उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है कि पाकिस्तान में कायम बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम और डिपॉजिट्स महफूज हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में ये किफ़ायत सरमाया मौजूद है। बैंकारी निज़ाम के हवाले से उनकी स्टेटमेंट आई है कि बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मज़ीद बेहतर हो गई है। तो स्टेट बैंक की जानिब से ये बयान सामने आया है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मज़ीद बेहतर हो गई। स्टेट बैंक की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई बैंक नाकाम हो तो बीमा करदा रकम फौरी डिपॉजिटर को दी जाती है। बैंक के तस्वीर के बाद डिपॉजिट की बकिया रकूम भी निकलवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम है, डिपॉजिट्स भी महफूज हैं, स्टेट बैंक ने वजाहत दे दी है। तो बहुत सी खबरें हमने आपको बताई पाकिस्तान लाइव में। अभी एक ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की। उनके हल्के के अमायदीन की मुलाकात उनसे हुई है। शहबाज शरीफ ने हल्के के अमायदीन के मसाइल और शिकायत को सुना है। शहबाज शरीफ ने हल्के के अमायदीन की शिकायत पर इंक्वायरी की भी हिदायत दे दी है। गुज़िश्ता रोज़ हल्के के दौरे के मौके पर अमायदीन ने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकी थी। कहा, आपकी शिकायत को सुनना और उन्हें हल करना मेरा फ़र्ज़ है। अमायदीन इलाका की मुलाकात के लिए बुलाने और शिकायत का अजाला करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया है। ये वो फुटेज जो सोशल मीडिया पर नाज़रीन वायरल थी, जिसमें देखा कि शहबाज शरीफ की गाड़ी को लोगों ने रोका और रोकने के बाद बहुत गुस्से का इजहार किया। और अब ये खबर सामने आ रही है कि उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको सुना है और उन्होंने इस चीज़ को अप्रीशिएट किया कि हमें इस तरह से बुलाया गया और हमारे तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को सुना गया। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ज़ुहैब काज़मी, ये क्या मामला है? ये वही मामला है गाड़ी रोकने वाला? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता वो जो है शहबाज शरीफ ने अपने हल्के का दौरा किया था। उस हल्के के दौरे के दौरान जो है रात के वक्त उनका रास्ता जो है राज्य के कुछ इलाका के जाने से रोका गया, कैंप लगाया गया था और वहाँ पर जो है उनकी गाड़ी को रोका गया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने अपनी गाड़ी रोका, उनका मसला सुना और उनसे मुलाकात करके उनको अपने रिहाईगाह पर तलब किया, उनका मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद जो है उनकी गाड़ी को रास्ता दिया गया था। इसके बाद आज साबिक वज़ीर आज़म ने उनको इलाके के माहिदीन से अपनी रिहाईगाह पर मुलाकात की है और तफसीली तौर पर उनके मसाइल जो हैं वो सुने हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी दिलाई है। और इस मौके पर शहबाज शरीफ का इलाके के माहिदीन से यही कहना था कि इलाके के मसाइल सुनना न सिर्फ अपने हल्के के बल्कि दीगर भी हल्कों के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर होने के नाते मेरा मसाइल सुनना और उनको हल करवाना हमारी तरजीह बुनियादी है। और इलाके के माहिदीन को हक हासिल है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करो, हम तक आवाज़ अपने मिसाइल जो है वो लेकर आए, हम उनका जल्द अज जल्द जो है अदाला करेंगे, उनके मिसाइल को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। उसके इलाका माहिदीन ने उनका नहायत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और बहुत जो है उसके मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ जो है उनको रुखसत करने के बाद उनके मामला जो है उनके मिसाइल जो है जल्द हल करने की जो है इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तलब की गई। आखिर मसला क्या है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जल्द मसला हल। ठीक है ज़ुहैब काज़मी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। तो ये तो थी शहबाज शरीफ की मुलाकात। हमने कल भी देखा कि 3 मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने जो है वो आवाम से गुफ्तगू की। काफ़ी मुतहरिक इस वक्त है वो। जी हाँ, नून लीग में कोई मफाहमती या मज़ाहमती ग्रुप नहीं है। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सीनियर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अहम वीडियो बयान जारी किया। कहते हैं कि नवाज शरीफ के वतन वापसी के शेड्यूल में अभी कोई तब्दीली नहीं हुई है। वो चंद रोज़ में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे, फिर वहाँ से UAE और फिर 21 को वो पाकिस्तान आ जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात में बताया गया कि आज की वतन वापसी का प्रोग्राम भी फाइनल हो चुका है, अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मौजूद हूँ लंदन के अंदर। अभी मियाँ साहब से भी मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाअल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फ़ाइनल है इंशाअल्लाह और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फ़लाँ मुफाहमती ग्रुप है और फ़लाँ कोई मज़ाहमती ग्रुप है। ये मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारी अफवाहों की तरदीद करता हूँ। मियाँ साहब का प्रोग्राम बिल्कुल पुख्ता है और उसमें कोई तब्दीली की बात भी नहीं हो रही है। ना किसी ग्रुप की तरफ से कोई ऐसी राय आई है, ना कोई इस तरह का मशवरा आया है। ये सारी खुद साख्ता किस्म की कहानियाँ हैं जो मीडिया पे आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने मुनासिब समझा कि इंडिविजुअली जवाब देने के बजाय इसको क्लियर कर दिया जाए सबके लिए। तो वापसी का प्रोग्राम पुख्ता है और हमने देखा शेड्यूल सामने आया था कि वतन वापसी से पहले मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 3 अरब ममालिक का दौरा करेंगे और अब ये चीज़ और कंफर्म हो चुकी है कि वो उम्रा भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सऊदी अरेबिया जाएंगे और फिर उसके बाद UAE जाएंगे। ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बात की। जी हाँ, नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज़ ने ये बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है, पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को इक़्तिदार से जब निकाला गया तो मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया था। ये गुफ्तगू की है मरियम नवाज़ ने। उन्होंने क्या कहा है आइए आपको सुनाते हैं।
21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। अब मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक या 17 तक क्या था वो आप सबको आप जानते हैं। कीमतें क्या थी, आटा, चीनी, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की में हर तबके के रहने वाले तबके के लोगों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई। आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर। तो मरीम ने नवाज शरीफ का जो सियासी सफ़र है और सियासी सफ़र में जो मुश्किलात उनको दरपेश आई उस हवाले से जो है वो बता रही थी उन तमाम शुरा को जो कि इस वक्त उनको सुन रहे हैं। और कॉर्नर मीटिंग्स या इजलास जो हैं वो हम लोग देख रहे हैं आए रोज़ जारी हैं, जूं वक्त करीब आ रहा है। बिल्कुल, इससे पहले जो चीज़ें बता रहे थे इरफान सदीकी जो कि सेनेटर हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि कोई ग्रुपिंग नहीं है हमारी इस जमात के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की डिस्कशन है क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि शायद पार्टी में कोई ग्रुपिंग हो चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा फैसल वावड़ा साहब भी टीवी पे आए, एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा नून में से शीन और शीन में से नून, ये बातें उन्होंने बोली और कहा ख्वाजा आसिफ बामुकाबला मरीम नवाज़ आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया, सनसनीखेज़ इंकशाफात किए उनका। उस्मा बुखारी, मरीम औरंगज़ेब, खाकान अब्बासी, इनके अपने झगड़े ख़त्म नहीं होते और ये आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी क्वेश्चंस चल रहे थे, बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी कि शायद कोई ग्रुपिंग हो चुकी है पार्टी के अंदर, तो इसको उन्होंने काउंटर किया। बिल्कुल, जो ग्रुपिंग की आप बात करें उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। यहाँ देखना ये होगा कि जब मरीम नवाज बात करती है उनके साथ कौन खड़ा होता है, नून लीग के कौन से रहनुमा उनके साथ होते हैं, और जब शहबाज शरीफ कॉर्नर मीटिंग्स में जाते हैं और आवाम को एक्टिव करते हैं, बात करते हैं, तो उनके साथ कौन सा ग्रुप मौजूद होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डिफरेंट जाकर लोगों से बातचीत करें। अभी तक इकट्ठे नहीं गए हैं, जब तक इकट्ठे साथ नहीं होंगे तब तक वो जो बातें हो रही हैं ना, मेरे ख्याल से इस तरह के कुछ इजलास हुए हैं कि जिसमें शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नहीं, अभी रिसेंट जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा कि मरीम नवाज के साथ सिर्फ परवेज़ रशीद थे सीनियर रहनुमा में, और कोई हमेशा वैसे उनके साथ नजर आते हैं। जब भी वो आती हैं टेलीविजन पर, खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई जलसा हो तो उसमें नजर उनके साथ आते हैं हमेशा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये डिस्कस हो रही थी, सोशल मीडिया पर ही बात चल रही थी कि एक तरफ मरीम नवाज कारकुनान को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही हैं। हमने देखा कि वो पार्टी वर्कर के साथ उन्होंने कन्वेंशन किया, जो गली के अंदर बात की और कहा गया बड़े कम लोग आए, किसी ने कहा कि नहीं लोग बड़े ज़्यादा आए। फिर डिस्कशन ये चल रही थी कि शहबाज शरीफ अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं, दूसरे तो शायद ये कोई दोनों एक पेज पर नहीं है, इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो खैर उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है सेनेटर इरफान सदीकी, उन्होंने कहा कोई ग्रुपिंग नहीं है। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन वो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात की गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ से मुलाकात उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक नई पार्टी बनाने का शायद हमें फैसला हमने कर लिया है, हम बनाने जा रही हैं, इसकी ज़रूरत है। तो ये देखना है कि नई पार्टी अगर बनती है तो उसमें कौन कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, सियासत पर तो बहुत बात हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही की जमानत दरख्वास्त में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए हैं कि परवेज़ इलाही की एक केस में जमानत होती है तो दूसरे में उन्हें पकड़ लिया जाता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम को किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए, ये किस कानून में लिखा है कि इस्लामाबाद में अदालत ने इस किस्म का ऑर्डर जारी किया है? क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? हमने और इन जजेस ने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। फैसला दिया जाता है कि अब मुल्जिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाज़त से होगी। मुल्जिम ज़मानत पर रिहा होकर 2 बंदे कत्ल कर दे, पुलिस कुछ ना करे। पुलिस क्या मुल्जिम के सामने हाथ जोड़कर पहले अदालती इजाज़त ले फिर उसे गिरफ्तार करेगी? इस तरह के दलाइल आज अदालत में दिए गए हैं। जी हाँ, दलाइल दिए गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही की ज़मानत दरख्वास्त पर यह समाअत है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की यह समाअत थी। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि परवेज़ इलाही की एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं। और हमने आयशा ये देखा भी है कि परवेज़ इलाही जो थे एक केस में उनको रिहाई मिलती थी अदालत की जानिब से, फिर उसके बाद अगले ही केस में उसी वक्त ही हम देखते हैं कि वो अदालत से निकलते हैं और बाहर ही एक दूसरा पुलिस का डाला जिसको कहते हैं वो खड़ा हो जाता है परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए। यानी एक केस में वो जमानत लेते हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मजीद भी कुछ खबरें शामिल करें अली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात अब कर लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। JUI की तरफ से दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें
अब मुस्तरद की जाए। अदालती फैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आइन और कानून से मुतसादिम है और ये अब मामला सामने आ रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ। ये इस्तदा की गई है। अदालती फैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आइन और कानून से मुतसादिम है। ये कहा गया है पार्लियामेंट ही वो फॉरम है जो कानून बना सकता है। मज़कूरा कानून से अदालत उज़्मा को इख्तियारात हासिल में कोई तब्दीली नहीं हुई, ये जवाब सामने आया है और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ, ये इस्तदा की गई है और इस पर अब जवाब भी सामने आ चुका है। पार्लियामेंट ही वो फॉरम है जो कानून बना सकता है और उसमें तरमीम कर सकता है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से डेवलपमेंट्स जो हैं वो आती जा रही हैं। आम इंतखाबात आईनी मुद्दत में कराने से मुतालिक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मुबैना तौर पर इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते शेड्यूल है। सियासी जमातें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें केस में फरीक नहीं बनाया गया। वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, बड़ी सियासी पार्टियों को भी फरीक बनाया जाता है। वफाकी हुकूमत और तमाम बड़ी सियासी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया है। जमात इस्लामी, ANP, JUI और मुस्लिम लीग नून को जो मुस्लिम लीग नून है उसको नोटिस जारी कर दिया है। बिल्कुल आपको अपडेट करने के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा सियासी पार्टी से ख़त-ओ-ख़िताबत करके एड्रेस 3 दिन के अंदर फराहम करे, ये कहा गया है और नोटिस भी इस हवाले से जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा सियासी पार्टी से ख़त-ओ-ख़िताबत करके नोटिस के हवाले से कहा गया कि आम इंतखाबात आइनी मुद्दत में कराने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुबैना तौर पर इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में शेड्यूल है। ये तफसीलात इस हवाले से सामने आ रही है जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, बड़ी सियासी पार्टियों को फरीक बनाया। वफाकी हुकूमत और तमाम बड़ी सियासी पार्टियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ये तहरीरी हुक्मनामे में ये चीज़ सामने आई है। इस हवाले से आपको ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, PTI और मुत्तहिदा मजलिस अमल को भी नोटिस जारी किया गया है और तहरीरी हुक्म इस हवाले से अब सामने आ चुका है। आम इंतखाबात आइनी मुद्दत में कराने से मुताल्लिक़ की अहम दरख्वास्त है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो महंगी बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है। नेपरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जबकि बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों के इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन पर 22 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा इस इजाफे के बाद। तो बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है और ₹1.71 का इजाफा हुआ है। इस साल भी गैस इस हवाले से बातें हो रही हैं कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में ₹1.71 का इजाफा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। जी हाँ, बिजली जो पहले ही महंगी थी उसे मजीद महंगा कर दिया गया है और यूँ आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। नेपरा ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों के इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन पर 22 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली मजीद महंगी हो चुकी है। अब यकीनन इस पर अवामी रद्द अमल भी सामने आएगा। अवाम जो पहले ही इस वक्त काफ़ी परेशान है बिजली बिलों से, चाहे वो गैस का मसला हो, खाने पीने का मसला हो, बिजली का मसला हो, एक और बोझ जो है वो अवाम पर डाल दिया गया है और ये बोझ अब बिजली की कीमतों में इजाफे के तौर पर जो है डाला गया है और बिजली जो है ₹1.71 फ़ी यूनिट इजाफे के साथ महंगी कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा, बिजली जो है वो मजीद महंगी कर दी गई है, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में बिजली ₹1.71 फ़ी यूनिट महंगी की गई है और इस महंगी बिजली के लिए इससे पहले दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई थी। CPPA की तरफ से नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है नेपरा, उन्होंने इसकी समाअत भी मुकम्मल कर ली थी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.71 फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमतों के इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा और इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन पर तकरीबन 22 अरब से ज़ायद का बोझ भी पड़ेगा।
तो ये बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। महंगी बिजली मज़ीद महंगी हो चुकी है आयशा अली। जी हाँ, कीमतों में इजाफा किया गया है। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। हर चीज़ को अब पर लग चुके हैं, हर चीज़ अब महंगी होती चली जा रही है और अब ये एक और इजाफा किया गया है, 1 रुपये 71 पैसे का इजाफा है। आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर शामिल करते हैं कि निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि इस साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। जिस तरह गुज़िश्ता साल दिन में 8 घंटे गैस आती थी उसे जारी रखा जाएगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में गैस की कमी पूरा करने के लिए 2 LNG कार्गोस खरीद लिए हैं। तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि इस साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। जिस तरह गुज़िश्ता साल दिन में 8 घंटे गैस आती थी उसे अब जारी रखा जाएगा। उनका बयान है, उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में गैस की कमी पूरा करने के लिए 2 LNG कार्गोज अब खरीद। अब ये देखने के ये जो 2 LNGs कार्गोस मंगवाए जा रहे हैं, क्या ये गैस की कमी को पूरा कर सकेगा यानी, और जो ये टाइम बता दिया गया है, हमने देखा कि पिछले साल भी जो टाइम ड्यूरेशन की पहले भी बताया गया था, लेकिन उस टाइम के बीच में भी गैस नहीं आती थी। तो और आप देखें कि टाइम के साथ साथ गैस का जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। ये मोहम्मद अली का ही बयान है कि अब जो गैस के कुदरती ज़खायर हैं वो 30% कम हुए हैं इस साल। यानी आप देखिए कि आने वाले सालों में मज़ीद कम हो सकते हैं, और अगर कम हो रहे हैं कुदरती गैस के ज़खायर तो हमारे पास उसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और उसके अलावा 8 घंटे जो हमें गैस दस्तयाब होगी वो 50% उसके प्राइस इंक्रीज़ करती गई। अभी हम बिजली की बात कर रहे थे ना, बिजली के प्राइसेस वो चीज़ महंगी की जा रही है जो अवेलेबल ही नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है। और यानी सिर्फ 8 घंटे अगर आपको मिलेगी गैस तो वो भी डबल प्राइस पर मिलेगी। तो आने वाले दिनों में ये भी बातें हो रही हैं, ये भी थॉट है कि कुदरती गैस के ज़खायर इतने कम हो जाएंगे कि बहुत सी ऐसी जगह जो सिर्फ अभी LPG सिलेंडर पर स्टिल चीज़ें चल रही हैं। इस पर हमारी कोशिश होगी हम एक्सपर्ट से भी बात करें, और जो तलब और रसद का एक इतना बड़ा गैप है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है इस पर भी बात करें। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ गैस की लोड शेडिंग जारी है। गैस लोड शेडिंग के बायस ख़वातीन को खाना बनाने और रोज़मर्रा के काम करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहती हैं कि घर में खाना बनाना मुश्किल है, जबकि बाहर से खाना मंगवाना बहुत महंगा पड़ता है। बच्चे समटाइम्स ये है कि स्कूल जाते हैं और वो भूखे स्कूल चले जाते हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, ना खाने को मिल रहा है, ना सही से पीने को मिल रहा है, लाइट भी नहीं है, लाइट भी गई हुई है। तो मुश्किल तो यही हो रही है ना, बच्चे भी ऐसे जा रहे हैं, ना नाश्ता नहीं बनेगा ना कुछ हो रहा। अब घर ऐसे औंधा पड़ा हुआ, जब नहीं होगा, पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, तो परेशानी तो है ना। बिना नाश्ते के जा रहे हैं बच्चे भी, और मतलब सब लोग ना, कोई मतलब यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। यही है कि परेशानी, ना बिजली है ना पानी। पानी तो है, बिजली और गैस दोनों चीज़ें नहीं है। तो ये तो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं जो कि इस वक्त परेशान है। बच्चे कह रहे हैं कि भूखे जो हैं वो स्कूल जाने पर मजबूर हैं क्योंकि गैस ही नहीं है। अब ये वो वाला टाइम है जिसके अंदर गैस होनी चाहिए। सबको पता है कि सुबह के टाइम जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो हस्बैंड्स हैं वो काम पर जाते हैं, और उसी टाइम पर अगर आपके पास गैस नहीं और आप नाश्ता नहीं बना पाएंगे तो यकीनन फिर आपको भूखे ही जाना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हमें भी ऑफिस भूख के आना पड़ सकता है। यानी अगर हमारा ऑफिस आने का टाइम हो, उस वक्त गैस ना हो, तो डेफिनेटली नाश्ता किए बगैर आपको आना पड़ता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो गैस का इतना बड़ा गैप है तलब और रसद का, उस पर हमें बात करनी है, और उसके ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं उस पर बात करनी है। और एक और बहुत अहम मामला, जब हम LPG यूज़ करते हैं, जो या सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर यूज़ करते हैं, उनको उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, और इतने ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं सिलेंडर ब्लास्ट के, और इतनी इंजरीज़ होती हैं, वो प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। अगर चले अब नहीं आ रही गैस है तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया जाना चाहिए। हर जगह, हर दूसरी शॉप पर मिल रहे होते हैं घरेलू सिलेंडर, और उनकी सिक्योरिटी चेक नहीं की जाती है। अब क्वालिटी चेक बहुत ज़रूरी है, उसकी उसके बारे में कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग सस्ते माल के चक्कर में भी जो है वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज़ बेसिक नीड है, एक और चीज़ कि पहले जो गीज़र होते थे गैस पर, अब वो गीज़र ऑलमोस्ट बहुत सी ऐसी जगहों पर वो इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ होते हैं। यानी बिजली भी महंगी है ना, आप गैस सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं आगे जाने की बजाय। आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मशरत हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आवाज़ आ रही है।
अच्छा आबिद साहब, अभी हम बात कर रहे हैं गैस का जो एक बहरान है, और अभी जो मोहम्मद अली साहब ने भी बातें की हैं, जो निगरान वज़ीर तवानाई हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो कुदरती गैस के ज़खायर हैं वो 30% कम हुए हैं। जो भी मिलेगी आपको 8 घंटे के लिए गैस, वो भी डबल प्राइस पर मिलेगी। तो सर इस पर आप क्या समझते हैं, क्या हमें इमीडिएट करना चाहिए कि आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान के जो कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, अब उसको किसी तरह से बेहतर किया जा सके एनीवे? क्योंकि उसमें हमें एक तो ये देखना है कि गुज़श्ता 10 सालों में एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस कितने दिए गए पाकिस्तान में। तो अगर पाकिस्तान जो है वो अपने कुदरती वसाइल को डिस्कवर ही नहीं करना चाह रहा, तो जाहिर है कि जो मौजूदा ज़खायर थे वो तेजी के साथ डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, और नए ज़खायर जाहिर अब इमीडिएटली तो वो दरियाफ्त नहीं हो पाएंगे। इमीडिएटली तो हमें यही है कि इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि एनर्जी महंगी है और महंगी मिलती है। अभी तो डॉलर जो है शुक्र है कि थोड़ी सी उसकी कदर में ठहराव आया हुआ है। अगर खुदा खास्ता रुपए की कीमत में फिर से कोई गिरावट आती है तो ये मजीद महंगी हो जाएगी। तो हमें अपना जो एनर्जी कंजम्पशन बिहेवियर है ये चेंज करना होगा। यानी 2 बाल्टी पानी के लिए सारा दिन 24 घंटे गीजर चलाना ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। किसी तरीके से हमें देखना होगा कि कैसे हम अपना एनर्जी की कंजम्पशन जो है उसको, स्पेशली गैस की कंजम्पशन, वो दानिशमंदाना तरीके से कर सकें। अदरवाइज इसके जो बढ़ते हुए बिल हैं वो सार्फिन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होंगे। अच्छा अभी साहब, आपने कंजम्पशन की बात की है। एक तो पूरा दिन तो चलते ही नहीं है जो गीज़र हैं, गैस आती ही 2-2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपको दस्तियाब होती है, उसके बाद इस तरह से गायब होती है, जैसे कनेक्शन ही पीछे से किसी ने बंद कर दिया हो। एक बात। दूसरी बात, बहुत से ऐसे इलाके हैं इवन लाहौर में जहाँ पर गैस सिरे से ही नहीं आती, पूरा विंटर्स का सीज़न वहाँ नहीं आती है। तो इसके क्या रीजंस हो सकती हैं पीछे, और किस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं? जब गैस की एक तो टेम्परेचर जब गिरता है तो गैस का जो प्रेशर है वो कम होता है, और उस कम प्रेशर को पूरा करने के लिए बहुत से सार्फिन जो है वो इलीगल कंप्रेशन पंप इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में कि उनके घरों के बाद या उनकी सनतों या दुकानों के बाद वाले जो सार्फिन है उनके लिए गैस बिल्कुल ही नहीं बचती। और आई एम श्योर कि जैसे हमने बिजली की चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन देखा, इसी तरह से सर्दियों में ये गैस कंप्रेस करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन आ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रेशर डाउन होता है कंप्रेशन पंप्स की वजह से, इसमें खातिर कमी आएगी। अगर गैस की जो लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग हो रही हो गैस सिरे से। अच्छा आबिद साहब, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अभी बिजली भी, अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने व्यूअर्स को खबर दी है, 1 रुपये 71 पैसे महंगी कर दी गई है बिजली। अभी आपने बात की कि डॉलर की जो रुपए की कदर है वो थोड़ी बेहतर हो रही है और डॉलर रेट नीचे जा रहा है। एक जानिब हम ये देखते हैं, एक जानिब देखते हैं क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, लेकिन सर आवाम के लिए कोई रिलीफ की खबरें नहीं आ रही हैं। स्टिल प्राइसेस हाई हो रही हैं। गैस की बात हो रही है कि 50% प्राइस हाई हो जाएगी, और हर चंद दिनों के बाद बिजली का रेट 1 या 2 रुपये या 3 रुपये बढ़ा दिया जाता है। देखिए, आवाम के लिए रिलीफ की खबर यही थी जो आपको 1 अक्टूबर को मिली कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी लाई गई। अदरवाइज जो आप आज फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए या गाड़ियों में डालने के लिए, ये वो फ्यूल है जो कि तकरीबन 4 से 6 हफ्ते पहले खरीदा गया होता है, और उस वक्त डॉलर का रेट जो था वो महंगा था, और उसको प्रोसेस करने के बाद इन 4-6 हफ्ते के गैप के बाद वो मार्केट में आता है। तो फौरी तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास तो फाइनेंशियल कुशन मौजूद है जिसमें वो कोई एनर्जी पे कुछ रिलीफ फ्राहम कर सके। इस वक्त तो यही है कि गवर्नमेंट को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने चैलेंजेस जो है वो खोल के सामने रखने चाहिए कि किन मुश्किलात का उसको सामना है और क्यों वो सार्फिन को मुश्किलात में डाल रही है, बजाय इसके कि सार्फिन को तिफल तसल्लियां दी जाए जो कि हुकूमत कल को जिन कमिटमेंट पूरा ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद सुलेरी माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, और जो उनकी बातें सुनी है, लग ये रहा है कि इमीडिएटली आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, ना बिजली की कीमत में ना गैस की कीमत में। ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सकाफत और खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह की कामयाबी सकाफती वफ़द सूबे से बाहर ले जाने के खिलाफ केस जीत लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट सक्खर बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सक्खर बेंच ने महकमे सकाफत को सूबे से बाहर वफ़द ले जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। निगरान वज़ीर सकाफत और खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना है कि पाबंदी के बायस हम दुनिया भर में मुल्क की नुमाइंदगी से महरूम थे। दुनिया भर में अपनी सकाफत को फ़रोग देना हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट सक्खर बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है और पाबंदी के बायस हम दुनिया में अपनी मुल्क की नुमाइंदगी से महरूम थे, ये कहा गया है डॉक्टर जुनैद अली शाह की जानिब से। और अब ये खबर कि इलेक्शन कमीशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि साबका सूबाई काबीना के अरकान और सरकारी अहदेदार ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे फौरी तौर पर प्रोटोकॉल को वापस लिया जाए और हुक्म दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद भी कहा जा रहा है कि खबर ये है कि सिंध के साबिक हुकूमती अरकान को सरकार सामने आई है। इलेक्शन कमीशन 15 अगस्त को भी प्रोटोकॉल वापसी के लिए मरासला भिजवा चुका है। ये कहा गया है मरासले में साबिका हुकूमती अरकान से प्रोटोकॉल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि साबिका सूबाई काबीना के अरकान और सरकारी अहदेदार ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे फौरी तौर पर प्रोटोकॉल वापस लिया जाए और हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट 3 रोज़ में भिजवाई जाए। तो 3 रोज़ की डेडलाइन दी गई है और हुक्म पर जो है वो कहा गया है कि फौरी जो है अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि साबका सूबाई काबीना के अरकान और सरकारी अहदेदार ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जवाब मांगा गया है और इनसे फौरी तौर पर प्रोटोकॉल वापस दिया जाए, ये हुक्म भी दिया गया है और हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट 3 रोज़ में भिजवाई जाए। 3 रोज़ की डेडलाइन दे दी गई है। अली बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन 15 अगस्त को भी प्रोटोकॉल वापसी के लिए मरासला भिजवा चुका है। ये मरासला जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला किया गया है। रिहाइश का सबूत ना रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही उन्हें डिपोर्ट करने के इक़दाम करेंगे। तो ये अहम एक डेवलपमेंट सामने आई है। ज़राए की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है। खबर यह है कि इस्लामाबाद में पुलिस का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन का काउंटर बनाने का फैसला किया गया है। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भिजवा दिया जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही उन्हें डिपोर्ट करने के इंतजाम करेंगे। मुतल्लिका और बॉर्डर एरिया पुलिस गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को इस हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। उनके खिलाफ गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद 1126 अफराद जेर हिरासत हैं और मुल्क भर की 5 बड़ी जेलें हैं जहाँ पर FIA इमिग्रेशन काउंटर अब बनाया जाएगा। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद से। सदीक साजिद, क्या तफसीलात हैं इससे मुताल्लिक? जी सदीक साजिद, हमें सुन पा रहे हैं आप? सदीक साजिद से रब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि ये अहम डेवलपमेंट है। रिहाइश का सबूत ना रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही उन्हें डिपोर्ट करने के इंतजाम करेंगे। सदीक साजिद, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी, क्या तफसीलात हैं इससे मुताल्लिक? जी, जो अफगान बाशिंदों की वापसी के मामले के ऊपर इसी के साथ डेवलपमेंट हो रही है और मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर भी बनाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत जो रहायश का सबूत ना रखने वाले गैर मुल्की होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही इन्हें डिपोर्ट करने के इक़दाम उठाएंगे और मुतल्लिका पुलिस और बॉर्डर एरिया पुलिस गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को सरहद पार करवा के आएगी। तमाम गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत सरहद पार भेजा जाएगा और इस्लामाबाद में भी पुलिस का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और मजीद 1126 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 503 के पास किसी किस्म के कागजात नहीं थे और वफाकी पुलिस ने इनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा है दर्ज कर लिया है। जबकि जो गैर मुल्की ऐसे जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उन्होंने वजारत दाखिला से भी राब्ता किया है। जी ठीक है सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला हो चुका है। रिहाइश का सबूत ना रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा।
तो 6 अक्टूबर को खिलाई सफ़र के लिए तैयार हैं। बेशक यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम के लिए हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है कि हमारा झंडा वहाँ लहराया जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सवात के थाना मालम जब्बा के हदूद में टेलीग्राम के इलाके से भारी असलहा बरामद हुआ है। खुदाई के दौरान खुदकुश जैकेट्स मिली हैं, हैंड ग्रेनेड और असलहा भी मिला है। बिल्कुल, एक अहम खबर है। खुदाई के दौरान खुदकुश जैकेट मिली है। इतला मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर अहलकार मौके पर पहुंच गए। सवात का थाना मालम जब्बा की हदूद में ये भारी असलहा बरामद किया गया। खुदाई के दौरान खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड और असलहा मिला है। पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है इतला मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर अहलकार मौके पर पहुंचे। सवात का इलाका है मालम जब्बा। खुदाई के दौरान खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड्स और असलहा मिला है, पुलिस का ऐसा बताना है। मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवात के थाना मालम जब्बा की हदूद में टेलीग्राम के इलाके से ये भारी असलहा बरामद किया गया है। खुदाई के दौरान खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद किया गया। मज़ीद तफ्तीश जो होगी इसमें की जाएगी और फिर मज़ीद मालूमात मिलेंगी कि असलहा कहाँ से किसने रखा था। और सवात में ये है थाना मालम जब्बा की हदूद में टेलीग्राम के इलाके से भारी असलहा बरामद किया गया है। खुदाई के दौरान खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद किया गया है। इत्तला मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर अहलकार मौके पर पहुंच गए हैं और इस वक्त ये जो है कार्रवाई जो की गई है, कामयाब कार्रवाई की गई है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो भी शामिल कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर एंड लैंड रेवेन्यू की हाई कोर्ट के हवाले से ये डेवलपमेंट सामने आ रही है। ये खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे इसकी क्या तफसीलात हैं। लेकिन इससे पहले हम बात जो कर रहे थे वो है कि असलहा बरामद किया गया है, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। और अब आपको ये बताएं कि अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तैयारी ना होने और सवालात का जवाब न देने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी सामने आया है। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील को माइक पर बोलने से रोक दिया है। आप तकरीर ना करें, हमारे सवालात का जवाब दें। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोग फाइल खोलने की जहमत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर लैंड रेवेन्यू की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त ये है। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नज़रसानी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इज़हार बरहमी किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील को माइक पर बोलने से भी रोक दिया है। आप तकरीर ना करें, हमारे सवालात का जवाब दें। चीफ जस्टिस ने यह कहा आप लोग फाइल खोलने की जहमत क्यों नहीं करते। चीफ जस्टिस ने यह सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर एंड लैंड रेवेन्यू की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त है। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। और आपको बताएं कि तैयारी ना होने और सवालात का जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस बरहम नजर आए और दरख्वास्त नज़रसानी की मुस्तरद कर दी गई है। तैयारी ना होने और सवालात का जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी सामने आया। उन्होंने कहा सरकारी वकील को कि माइक पर नहीं बोलना आपने। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप तकरीर ना करें, हमारे सवालात का जवाब दें। आप लोग फाइल खोलने की जहमत क्यों नहीं करते। जी हाँ, मजीद कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से काफ़ी बरहमी का इजहार उनकी जानिब से किया गया। एक और खबर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक काकड़ को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खराजे तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारत के मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर हम कश्मीरी आपके मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन पेश किया है। कहा है कि बेनकाब किया जाएगा और जो मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म की अनवारुल हक काकड़ की और उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाली मज़ालिम को बेनकाब करने पर कश्मीरी आपके बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी इखलाकी मदद जारी रखेगा। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। ये आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की और इस मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर उठाने पर उनको मुबारकबाद दी है और कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम, मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी पाकिस्तान का जो दो टोक मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से उसको हमेशा से सराहा है और पाकिस्तान जिस तरह जो है वो कश्मीरियों की मदद जारी और हिमायत जारी रखे हुए उसको कश्मीरी अवाम जो है वो साथ। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती मदद जारी रखेगा और आलमी बरादरी पर हम जोर देते रहेंगे कि वो भारत की जो जुल्म सितम है मकबूजा कश्मीर में इनको बंद कराएं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जो आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों के हवाले से हड़ताल और मामलात हैं उसके ऊपर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुतालबा किया कि वफाक जो है वो आज़ाद कश्मीर के बिजली के बिलों के हवाले से जो इशूज़ हैं उनको हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन किए हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच कल दिन 1:30 बजे शुरू होगा। प्रैक्टिस सेशन में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने भी कप्तान को मशवरे दिए हैं। चीफ सेलेक्टर ने कौमी टीम के ट्रेनिंग सेशन का खुद जायज़ा लिया है। आज भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया जा रहा है। ये मनाजिर भी आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये ट्रेनिंग सेशन के हैं जो कि आज किया जा रहा है। कल के मैच की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी टीम ने तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये प्रैक्टिस सेशन आज उनका जारी है। फील्डिंग हो, बैटिंग हो या फिर उसके अलावा बॉलिंग हो, तीनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं उनको भी मशवरे दिए गए हैं चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जानिब से। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम ने आज जो ये प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ किया है और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कुछ मशवरे भी दिए हैं और वो खुद इस ट्रेनिंग सेशन का जायज़ा भी ले रहे हैं ताकि कल के मैच में पाकिस्तान नीदरलैंड के अगेंस्ट शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सके। कल वर्ल्ड कप का दूसरा मैच होगा पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम इस वक्त भरपूर प्रैक्टिस कर रही है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी कप्तान को ये मशवरे दिए हैं। चीफ सेलेक्टर ने कौमी टीम के ट्रेनिंग सेशन का खुद जायज़ा भी लिया है और पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन है। ये पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। तो कल पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप का और हम सबको यकीनन शायकीन क्रिकेट को इसका बड़ा इंतजार है। आगे बढ़े कि निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की उम्मीद सुना दी है। गौहर एजाज कहते हैं खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा तय पा गया है। खलीजी ताउन काउंसिल के साथ मुआहिदा बड़ी मार्केट में तिजारत हासिल करना है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। मुआहिदे के लिए सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है, ये कहा गया है गौहर एजाज की जानिब से। और कहा गया कि खलीजी ताउन काउंसिल के साथ मुआहिदा बड़ी मार्केट में तिजारत हासिल करना है। आगे बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि 2009 में खलीज ताउन काउंसिल क़याम में आई। खलीज ताउन काउंसिल में 6 अरब ममालिक शामिल हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत शामिल हैं। जीसीसी की मार्केट 1000 अरब रुपए का माल बरामद करती है। जीसीसी की मार्केट 550 अरब का माल दरामद करती है। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान 19 अरब डॉलर का माल दरामद करता है। जीसीसी ममालिक को पाकिस्तानी बरामद का हिस्सा सिर्फ 2.5 अरब डॉलर है। तो ये है कि जीसीसी क्या करता है और कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं। और ट्रांजिट ट्रेड की बात करें तो ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। वजारत तिजारत ने ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए अशिया पर पाबंदी का SRO भी जारी कर दिया है। 17 इकसाम का कपड़ा, तमाम इकसाम की गाड़ियों के टायर्स पर पाबंदी होगी। SRO चाय की पत्ती भी पाबंदी वाली अशिया में शामिल हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों इकसाम की अशिया पर भी पाबंदी लगाई गई है। खुश्क और ताज़ा फल भी अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी होगी। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर पर भी अब पाबंदी होगी। इसके अलावा चाय की पत्ती पर भी पाबंदी लगा दी गई है। भारतीय रियासत सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। बिल्कुल, 14 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 102 अफराद लापता है, जबकि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। तो इसी के साथ पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त इतना ही।